बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। एक नई और नई सुबह के साथ मैं हूँ सोहा अफजल एंड लेट मी प्लीज़, मैं अपनी टीम से पूरी कहती हूँ कि मुझे कम से कम 2 से 3 मिनट दिए जाए सिर्फ ये बताने के लिए कि कल की विक्ट्री को हम किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन वाई नॉट, मैं अकेली सेलिब्रेट क्यों करूँ? उसके लिए हमें इस्लामाबाद जाना पड़ेगा बिकॉज हरमीत पाजी को इस सेलिब्रेशन में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हरमीत पाजी, आपको भी कहते हैं वेलकम आज के शो में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहब। अगर बात की जाए कल ग्रीन शर्ट बस यही बात करनी है क्योंकि मैं तो यकीन माने आज ग्रीन पगड़ी का ये आप अंदाजा लगा सकती हैं कि खुशी कितनी ज्यादा है। खुशी इसलिए भी है कि हमने देखा कि बहुत ज्यादा हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ तबसरे जो हमारे सामने आ रहे थे वो कुछ अच्छे नहीं थे, और फिर हमने ये देखा कि ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस थी हमारे जो इससे कबल वार्म अप मैचेस जितने भी हुए थे वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि श्रीलंका के साथ ये मैच जीतना इसलिए भी लाजिम था सोहा। अगर हम देखें कि आने वाला हफ्ते के दिन हमारा टकराव होगा हिंदुस्तानी टीम के साथ, भारतीय टीम के साथ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी है, जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उस मुकाबले में अपने आप को पहुंचाना है। नीदरलैंड तो एक छोटी सी टीम थी लेकिन उसको भी छोटा नहीं लेना चाहिए था, उन्होंने भी एक टफ टाइम दिया पाकिस्तान को। कल शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बैटिंग जिस तरह हमारी लड़खड़ा रही थी वो सब आपके सामने। इससे कबल जो कौशल का कैच था जो हमने इमाम उल हक ने ड्रॉप किया, जिसके बाद कौशल 122 और मेरे ख्याल में 65 गेंदों पर तेजतरीन सेंचुरी भी उन्होंने बनाई। और ये खास मैच इसलिए था सोहा कि अगर हम देखें इसमें 4 मुनफरिद किस्म के रिकॉर्ड बने हैं। एक तो 345 का हदफ को पूरा करना, ये भी पाकिस्तान ने ये रिकॉर्ड बना लिया। फिर किसी भी वनडे मैच में वर्ल्ड कप के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 बीटर्स जो हैं वो सेंचुरीज बनाते हैं। इसी तरह जो अपोजिट टीम है उनकी भी सेंचुरीज जो है वो बनती हैं, तो ये भी एक मुनफरिद रिकॉर्ड था। फिर इमाम उल हक की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी तेज तरीन जो है रिकॉर्ड 3000 जो 6 सेंचुरी हैं वो भी अपने नाम कर ली हैं। तो इसमें अगर हम देखें इस वर्ल्ड कप की अगर बात करें, इमाम उल हक की तो पहली सी बात की जाए कि जिस तरह तेज तरीन सेंचुरी वनडे में उन्होंने बनाई है, रन बनाए हुए हैं। लेकिन बहरहाल कल हमने रिजवान को देखा, एक तरफ कमेंटेटर जो तबसरा कर रहे थे वो तबसरा ये था कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्रैम्प्स आ रहे हैं उनकी बॉडी में। हाँ। और जिस तकलीफ से वो गुजर रहे थे उसके बावजूद जिस तरह वो खेल रहे थे वो सबके सामने था। लेकिन रिजवान का जो इंटरव्यू में देख रहा था उन्होंने ये बात की कि जब मुझे लगा कि बाबर आजम जा चुके हैं, फिर इमाम उल हक जिस तरीके से गए क्योंकि कोई बड़ी पारी जो है वो नहीं खेल पाए दोनों खिलाड़ी, तो ऐसे में जब उनकी वो जाते हैं क्रीज पर जाते हैं और वहां जिस तरीके से अपने जो पार्टनर हैं उनसे बात होती है, वही बात होती कि भाई 20 ओवर में हमने 100 रन बनाने हैं। और फिर हमने ये देखा कि अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरीके से पहला डेब्यू था उनका वर्ल्ड कप में और जिस तरीके से उन्होंने सेंचुरी बनाई, क्रीज पर खड़े हुए और जिस तरीके से उन्होंने फॉलो अप किया, मेरे ख्याल में ये कमाल का मैच था। और जिसकी वजह से मैं समझता हूं हरमीत पाजी के बगैर नहीं हो सकती। सारी क्रेडिबिलिटीज तो फिंगर टिप से गिनवा दी उन्होंने। अब मैं क्या ही बताऊं कल के मैच को लेकिन अगर कल के मैच की मैं सिर्फ एक्साइटमेंट ही शो कर दूं ना, तो जो शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो भी अप्रिशिएट करते हैं हरमीत पाजी, कल वो यकीन करे बहुत खुश थे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि श्रीलंका के साथ ये मैच जीतना वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आने वाला अगला मैच जो है यानी इंडिया के साथ मैच से पहले इंडिया को बताना, दिखाना और सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और फिर देखिए अगर हम मौजूद हो भारत में और ऊपर से अब बहुत सारी क्रेडिबिलिटीज़ है जो कि आपने गिनवाई है कि बैक टू बैक हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो बनाए, लेकिन क्या ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दी है मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने। आपको पता है फ़खर को ड्रॉप करके हमने अब्दुल्ला को जो चांस दिया, उन्होंने क्या चेरिश किया इस चांस को, क्या उन्होंने। अच्छा, वैसे एक और खिलाड़ी को हम भूल रहे हैं सोहा, बॉलिंग के हवाले से, एहसन के हवाले से, एहसन अली के हवाले से, भाई हम बहुत ज्यादा उस पर तनकीद होती रही उनके माजी की परफॉर्मेंस को देखते हुए जब उनको टीम में शामिल किया। लेकिन कल उन्होंने 4 विकेटें ली हैं भैया, तो उन्होंने भी अपना कमाल दिखाया। लेकिन रिजवान से जब पूछा गया कि आपको जब क्रैम्प्स पड़ रहे थे तो वाकई में तकलीफ कितनी थी, क्या वाकई क्रैम्प्स थे, तो उन्होंने कहा थोड़ी बहुत अदाकारी भी कर रहा था और साथ में क्रैम्प्स तो पड़ रहे थे। लेकिन बहरहाल वो तो मजाक में था, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से और 100 सेंचुरी बनाना ये कोई आसान काम नहीं होता है। वनडे मैच में आप खड़े हैं, आप ओवर्स खेल रहे हैं, आप हर एक बॉलर का मुकाबला बड़े डट के कर रहे हैं, क्योंकि पैड्स के साथ जब आप उतरते हैं पूरा का पूरा हेलमेट आपके सर के ऊपर होता है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप इतनी पारी खेलते हैं। जी कमेंटेटर्स भी उस वक्त यही कह रहे थे कि क्रैम्प्स कहाँ गए, जिस तरह से परफॉर्म कर रहे थे मोहम्मद रिजवान और
और अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने कहा कि भाई ये अच्छा ड्रामा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर एक्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट ऑल दो वहाँ पर आपको पता है ग्राउंड पे कुछ चीज़ें रियल होती हैं, तो वहाँ क्रैम्प्स पड़ जाना और फिर उसके बावजूद भी इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करना, आपको पता है एक और बड़ा अहम फैक्टर है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है कि आपको जो बूस्ट अप कर रही होती है ना कि आपकी ऑडियंस, वो आपका खून भी डबल कर देती है, आपकी अप्रिसिएशन जो है वो आपको परफॉर्म करने के लिए मोराल भी आप कर देते हैं। हमारे पास भी एक ऐसी वीडियो है कि वहाँ पर आपको पता है क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, ये नारे भी लगाए और जब ये नारे लगे और यकीनन हमारे क्रिकेटर्स जो है उन्होंने ये नारे सुने, कहते हैं कि कोई छोटी बड़ी टीम नहीं होती, आपको हर किसी को सीरियसली लेना पड़ता है, बट ऑल दो अब हमारा मोराल बढ़ा अप है, इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म करेंगे और वर्ल्ड कप जीत कर ही वतन वापस पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से हमारी पूरी क्रिकेट टीम को बेस्ट ऑफ लक, जो मैं हमेशा कहती हूँ। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब। क्रिकेट पर तो मेरे ख्याल से 2 घंटे का शो तो कहीं भी नहीं गया ना, अगर हम सिर्फ कल के मैच के बारे में बात करें, लेकिन चले अभी हमने फिलहाल आपको पता है 2 घंटे का रन डाउन बताना है आपको कि 2 घंटे की टॉप स्टोरीज में हमारे पास आपके लिए क्या क्या होगा। ऐसा बहुत सारा फीडबैक जो कि हमें ऑनर ऑफ मौसूल होता रहता है आपकी तरफ से, कैसे बहुत सारे टॉपिक्स, ऐसे इशूज़ जो कि आप चाहते हैं कि गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से हाईलाइट किए जाए, उसको भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लेकिन आपका और हमारा मोस्ट फेवरेट, मोस्ट डिमांडिंग जो सेगमेंट है उसे हम कहते हैं डेली डोज। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। टॉप स्टोरीज में आपको पता है सबसे पहले टॉप ऑफ द ऑल हम बात करते हैं डेली डोज की। सो आज का डोज कहाँ से है, किसका है, कितने का है और कितना महंगा है, कितना सस्ता है, कितना पुराना और कितना नया है, ये सारी चीज़ें हमारे डेली डोज में होती हैं। आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हमने बात करनी है ऑब्वियसली मुल्की सियासी सूरत हाल के साथ साथ इंटरनेशनल, आपको पता है पर्सपेक्टिव में इंटरनेशनल सिनेरियोज़ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर हम बात करें हमास के रॉकेट हमला जो कि इसराइल पर किया गया, उसके बाद इसराइल की गज़ा की पट्टी पर बैक टू बैक जो इस वक्त हमले हो रहे हैं, 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी इस वक्त बेघर हो चुके हैं। 22 लाख की आबादी का गज़ा जो है उसमें 11 लाख सिर्फ बच्चे हैं और बच्चों की हलाकतों की तादाद भी कहा जा रहा है कि 200 से भी तजावुज़ कर गई हैं। सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है, तो इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में एक सेगमेंट के तौर पर बात करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त मुल्की हालात जो चल रहे हैं, इंतखाबात की तारीख तो खैर अलबत्ता इलेक्शन कमीशन की जाने से नहीं दी गई, लेकिन आपको पता है कि एक प्रोग्राम जारी किया गया है जो कि जनवरी के लास्ट का है और अभी बहुत सारे हल्के ऐसे भी कह रहे हैं हरमीत बाजी के और भी मजीद लेट हो सकते हैं इंतखाबात, तो क्या इंतखाबात की ताखीर अभी हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारा माशी निज़ाम अफोर्ड कर सकता है, इस पर हमने आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करनी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आज के दिन की मुनासबत से बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जहाँ पर हम इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, किसी भी दूसरे धर्म की बात करते हैं, एक औरत की इज्जत की बात करते हैं, तो ख़वातीन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ बच्चियों की बात कर रहे हैं कि उस एज में जिस एज में वो ट्रांसफॉर्म होकर एक औरत बन रही होती हैं और इस मुआशरे का हम जुज़्व बन रही होती हैं। बच्चियों का आलमी दिन के मौका पर क्या पैगाम हम देंगे, इस पर एक डिटेल सेगमेंट है जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। आगे बढ़ेंगे। आंखों पे कोई शेर अगर हरमीत पाजी आपको याद है तो आप सुना दें, वरना याद कर लें क्योंकि डिटेल सेगमेंट में आंखों के बारे में मैंने आपसे एक शेर सुनना है। आंखें आपके पर्सनालिटी का कितना एक प्रोमिनेंट जुज़्व होती हैं और हमेशा आपको पता होता है कि आंखों से बाजुका तो अपने मोहब्बत में है या नहीं है, गुस्से में है या आपकी आंखों में शरारत है, आपका कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो आपकी आंखों से बड़ी खूबसूरती से अया हो जाता है। तो आंखें कितना ज़्यादा बोलती हैं और आंखें पढ़ना लिखना किसको आता है, आंखों के बारे में जो है ना आज हमने एक ज़बरदस्त सा सेगमेंट रखा हुआ है और इस सेगमेंट को हम डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे, आपका रिव्यू भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पैकेज है, पैकेज है साहिवाल से। अब साहिवाल से पैकेज क्या है, रिपोर्ट क्या है, इसको हम टू बी कंटिन्यू रख देते हैं, सारा कुछ बता देंगे तो आप भाग ना जाएं कहीं, तो हमारा शो भी आपने कंटिन्यूसली 2 घंटे हमारे साथ रह के देखना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 2 घंटे का रनडाउन हमने आपसे चीज़ा शेयर कर दिया, आप चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसे हम कहते हैं डेली डोज। सो पहला डोज आपको देते हैं। पहला डोज हमने आपको कहाँ से देना है, हम आपको बताते हैं कि क्या बात है भाई। पहला डोज तो ऐसी खरी बात है ना कि भी मुझे लगता है कि हर किसी को ये पता भी है, उसके बावजूद भी हर किसी की कोशिश के बावजूद कोई बंदा ये कर नहीं पाता। आपको पता है कहा जाता है हरमीत पाजी सारे मसलों का हल पैसा है और सारे मसलों की जड़ भी पैसा ही है। मतलब पैसा पैसा करते हैं, बस यही आजकल हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो कि हमें नज़र आते हैं। लेकिन आपसे मैंने मुलाकात करा रही है एक ऐसे अमरीकी शहरी की जिसने आज से 15 साल पहले इस चीज़ का फ़ैसला किया कि मैंने इस चीज़ को डायग्नोस किया कि हमारे तमाम तर मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है। तो उसने कहा कि मैं ज़िंदगी गुजारूंगा पैसे के बग़ैर। तो पिछले 15 साल से हरमीत पाजी पैसे और उससे मिलने वाली जदीद आसाइशात जो हैं उसके बगैर ये ज़िंदगी गुजार रहा है, मतलब जंगलों में ज़िंदगी गुजार रहा है। क्या आप फिर मेरे लिए करेज है कि हम ये फैसला ले सकें और हम ऐसे पैसे के बगैर ज़िंदगी गुजार सके? हमें तो आसाइशों की इतनी आदत हुई पड़ी है।
नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात कि पैसा ज़रूरत है, चाहे आप ज़िंदगी सादगी से गुजारें या आप ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशात को लेके गुजारें और बहुत सारे ख्वाबों की ताबीर के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बहुत सारे लोग हम ये देखते हैं कि भाई ये सोचते हैं कि हाँ ज़िंदगी कुछ और भी है, और वो ज़िंदगी ये है कि आप अपने ढंग से और कुदरत के करीब जीना चाहते हैं। तो बहुत सारी मिसालें हमारे पास है ऐसी कि अगर आप बुद्धा की स्टोरी को अगर आप देखें, बुद्धा द ग्रेट क्या करते हैं कि महलों को छोड़ देते हैं लेकिन एक अलग दुनिया की तरफ जाते हैं। वो दुनिया थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इनकी दुनिया थोड़ी सी डिफरेंट है। बहरहाल आप ये देखें कि तमाम तरह आसाइशों को आप छोड़ के चले जाते हैं। और आजकल दुनिया जिस तरीके से तेज़ी से तरक्की कर रही है, फिर अमेरिका की बात करें, वहाँ पे ज़िंदगी बहुत चेंज है, बहुत बदलाव है वहाँ पे, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे एक ही सोच है कि हाँ हमने ज़िंदगी थोड़ी सी सुकून से जीनी है, नहीं जीना उन ख्वाबों उन ख्वाहिशों को जो लेकर एक बहुत बड़ा अंबार हमने सर पे बिठाया हुआ है कंधे पे, और उसके लिए जदोजहद की जाती है दिन रात। तो मेरे ख्याल में एक अलग सी सोच है, डिफरेंट सोच है, और उसको वो जी भी रहे हैं और उस ज़िंदगी में खुशी के साथ वो जी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक मुनफरिद सा तजुर्बा है, बड़ा मुश्किल भी है, लेकिन वो कामयाब हो रहे हैं। 15 साल से वो जी रहे हैं इस तरह। कहते हैं ना, बात तो सच है, लेकिन बात है रसवाई की। तो बात सारी यही है कि पैसे की सारी लड़ाइयाँ हैं, वो रिश्तेदारों में हो, आपके दोस्त अहबाब में हो या आपके घर में हो, तो पैसा ही होता है। और कहा जाता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ू का ज़िंदगी में अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आप इंतखाब करें कि आपको पैसा चाहिए या सिर्फ आपको अपने रिश्ते या मोहब्बत चाहिए, तो यकीनन पैसा एक बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन इसके बगैर भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। और इसकी मिसाल जो है वो ये 15 बरस से ज़िंदगी गुजारने वाला ये बरतानवी शहरी है, जिसकी एग्जाम्पल हमने आपको दी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। इन फ्लेम्स के बारे में आपको पता होगा हरमीत जी, हमने तो बाकायदा एक पूरा सेगमेंट किया था, एक माँ बेटी की ऐसी कहानी, जिसमें आपको पता है कि पाकिस्तानी करैक्टर, पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स, पाकिस्तानी डायरेक्टर्स ने क्या ज़बरदस्त तरीके से डिपिक्ट किया है इस पूरी मूवी को। और एक के बाद एक, मतलब इससे पहले भी 2 से 3 अवार्ड्स जो हैं ये फिल्म जो है फीचर फिल्म जीत चुकी है। और अब एक और क्रेडिट जो है पाकिस्तान के हिस्से में भी आया है और इस फिल्म के हिस्से में भी, कि कनाडा में फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड पाकिस्तानी फिल्म इन फ्लेम्स के नाम आ गया है। और ये जो है इससे पहले भी आपको पता है 2 अवार्ड्स मिल चुके हैं। टोरंटो में एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी वहाँ पर, उसके बाद अगर कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो वहाँ पर भी स्टैंडिंग ओवेशन समेत इसको नॉमिनेट किया गया था, और वहाँ पर भी हमने पाकिस्तान को प्राउडली इसको रिसीव करते हुए देखा। तो देखें, अब ये बहुत सारी ऐसी फीचर मूवी, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सिनेमा घरों की जीनत अक्सर बहुत सारी मुश्किलात उनके सामने आ जाती हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं फिल्म जो है वो जगह अपनी धाक जो है वो बिठा देती है। और इस फिल्म के हवाले से हमारे सामने अभी हम देखते हैं कि बड़ी मुनफरिद किस्म की स्टोरीज, कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ आती हैं जो पहले हमने फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखी। हमने देखा कि गुज्जर बदमाश को देखा, चौधरी जट को देखा, इस किस्म की चीज़ें हमारे आती थी, लेकिन मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो करीब से करीब तर थे, चाहे वो ख़वातीन के मसाइल थे, वो ट्रांसजेंडर के थे। ये अलग बात है कि माइनॉरिटी के मसलों पर कोई फिल्म नहीं बनी है, लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें बड़ी करीब से जा रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये क्रेडिट जो है, और क्रेडिट सबसे बड़ा फिल्म मेकर हो या एक्टर हो, उसको बड़ा क्रेडिट यही होता है कि एक थपकी आवाम की जब से अगर मिल जाती है तो उसका हौसला मजीद बुलंद हो जाता है। और यहाँ पे देखें कि अवार्ड्स पे अवार्ड्स अगर मिल रहे हैं तो वाकई में एक क्रेडिबिलिटी है उस राइटर को, स्क्रिप्ट राइटर को, डायरेक्शन जिसने दी है या जिसने एक्ट किया है। तो मेरे ख्याल में तमाम टीम को हमारी जानब से भी मुबारकबाद। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में आपको पता है कि हर चीज़ को, हर इशू को हम एड्रेस कर सकते हैं किसी फीचर मूवी के थ्रू या किसी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू। तो ये प्लेटफॉर्म जब लोगों को पसंद आते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो इस तरह के अवार्ड्स मिलना और फिर अप्रिसिएशन मिलना एक नेचुरल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हरमीत पाजी, मेरे तो बचपन से लेकर आज तक समझ ही नहीं आया कि डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते क्या है, कैसे लिखते हैं। मतलब वो सिर्फ एक फार्मासिस्ट ही पढ़ सकते हैं ना, कि किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, फार्मेसी चले जाओ, तो वो आराम से पढ़ के दवाई दे रहे थे। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा था कि इसने ABC लिखी हुई है या फारसी लिखी हुई है। खैर, लेकिन ये डॉक्टर्स जो है उनकी लिखी तहरीर पढ़ना इतना मुश्किल क्यों होता है, इस पर एक तहकीक हुई और तहकीक के मुताबिक ये सामने आया कि डॉक्टर्स एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में इतना ही लिख लेते हैं, इतना ही लिख लेते हैं कि उनके हाथ के पट्टे इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उसके बाद जब वो लिखते हैं तो उनकी लिखाई समझ नहीं आती। ये तहकीक है जिसके मुताबिक दिन में अगर आप 10 से 12 घंटे मुसलसल सिर्फ राइटिंग ही करते हैं तो उसके बाद फिर आपकी राइटिंग डॉक्टर्स जैसी हो जाती है। तो ये एक फिल्म रिमेक्स बन जाता है पूरा।
तो इसके मुताबिक बन जाता है। और मुझे लगता है आपको कभी समझ आया कि डॉक्टर ने क्या लिखा है? कभी कोई दवाई नहीं, मैं अपनी बात मैं करना चाह रहा था, क्योंकि हमारा जो मेडिकल स्टोर है तो उसमें यही प्रॉब्लम होती थी कि डॉक्टर की चिट्ठी आती थी, बड़ा मुश्किल होता था कि लिखा क्या है, तो फिर बड़े भाई को डिलीवर की जाती कि आप ही पढ़ लें, आप ही मेडिसिन दे दें। बड़ा मैंने तो नहीं सीखा, क्योंकि राइटिंग बड़ी मुश्किल थी होती है, और मेरे बहुत सारे फैमिली में तकरीबन बहुत सारे ऐसे भांजे भतीजे डॉक्टर्स हैं, तो उनको मैं यही सवाल मेरा भी होता है कि किस तरह लिखते हैं आप, किसको, और फिर ये क्रेडिट जो मेडिकल स्टोर वाले उसको भी जाता है कि वो पढ़ लेता है, हालांकि पढ़ना बड़ा मुश्किल है जिस तरीके से राइटिंग होती है और जिस तरीके से जितनी जल्दी में लिखी जाती है राइटिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो लेकिन चले, जिनका काम उन्हीं को साझे, वो पढ़ते भी हैं और दवाइयाँ भी लिख के दे देते हैं, और फिर आगे से फार्मासिस्ट हमें भी दवाइयाँ पकड़ा देते हैं। खैर, लेकिन इसकी तहकीक के मुताबिक ये लिखते बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली MBBS करना या डॉक्टरी करना एक मुश्किल तरीन काम है, तो सारी ज़िंदगी आप इतना लिखेंगे तो लिख के फिर आपकी राइटिंग तो खैर ऐसी हो ही जाएगी। लेकिन मुझे लगता है बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग डॉक्टर्स में बहुत प्यारी होती है, और मैंने ऐसे डॉक्टर भी देखे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद थी, नमीरा सलीम जिन्हें कहते हैं, जिन्होंने पहली पाकिस्तानी खातून और पहले पाकिस्तानी होने का एजाज़ उनके पास है कि वो खला में सफ़र पर इस वक्त गालिबन 5 अक्टूबर को उनका ये सफ़र इसका आगाज़ होना था, और उनके सफ़र पर एक नज़र डालनी है हमने। और आपको पता है कि अगर हम उनके सफ़र की बात करें तो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी हरमीत की एक क्रेडिट की बात है, और हमारे लिए भी ये एक क्रेडिट की बात है। वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक्साइटेड थी व्हेन शी वाज इन दुबई, तो हमने उनसे बात भी की, वो हमारे साथ स्काइप पे लाइव थी हमारे शो में, और उनका कहना ये था कि मैं बहुत खुश हूँ इस मामले में कि मैं बहुत लंबे अरसे से इस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, और एक नहीं बल्कि 2 क्रेडिट साथ कैरी करूँगी मैं। एक तो ये कि मैं पहली पाकिस्तानी हूँ, दूसरा पहली पाकिस्तानी खातून हूँ जो कि सफ़र कर रही हैं, और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है ये जो कि प्राइवेट वो लोग जो कि खला में सफ़र करना चाहते हैं उनको लेकर जाती हैं, और उनके लिए बाकायदा एक पूरे महीने में 2 से 3 ट्रैवल ऐसे होते हैं जो कि कंपनी कराती है। और इसमें इस दफ़ा का जो 5 से 6 बंदों का ग्रुप था, उसमें नमीरा सलीम भी थी जो कि खला का सफ़र कर रही है। वैसे अगर हम देखें सुहा, मुझे तो बड़ी खुशी होती है, और ख़ासकर ख़वातीन के हवाले से, जितने भी चाहे वो जब उनको मुख्तलिफ इदारों में मैं देखता हूँ या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, या हम देखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रह के वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं बाहर दुनिया में हमारे साथ इस चीज़ को जोड़ा गया है कि ख़वातीन जो है मसाइल, इसमें कोई शक नहीं मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उतने भी नहीं है जितना जोड़ा जाता है। लेकिन बहरहाल नमीरा की अगर बात की जाए, जिस तरीके से हमने जब उससे गुफ्तगू की थी, और उनका अज़म यही था कि जाना तो है, और फिर वही बात खुशी ही होती कि पाकिस्तान का नाम ही रोशन होता है, और ऐसे लोग क्रेडिट अपने नाम नहीं बल्कि पाकिस्तान के नाम करते हैं। और यही वजह है कि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं और मुल्क का सोचते हैं और मुल्क का नाम रोशन करने का सोचते हैं, तो मेरे ख्याल में रास्ते की तमाम तर रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। और अगर आज देखें इनकी बाकायदा ट्रेनिंग सेशन होते हैं, बड़ा मुख्तलिफ, अगर इनकी जितनी ट्रेनिंग सेशन मैंने देखी हैं यूट्यूब के जरिए, मुख्तलिफ आर्टिकल के जरिए पढ़ी हैं, तो काफ़ी टाइम तक इन्होंने मुख्तलिफ कैंप्स में रहना होता है, और उस ट्रेनिंग के बाद फिर खिलाई सफ़र जो है उस पर इनको जाना होता है। वाकई में क्रेडिट जाता है इनको, इनकी मेहनत को, और भाई हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि ऐसी ख़वातीन ये रोल मॉडल बनती हैं दीगर ख़वातीन के लिए, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे मसाइलों का शिकार होती हैं या कहीं ना कहीं मायूसी की दुनिया में वो चली जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए भी मशअल राह बन जाती है ऐसी ख़वातीन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नमीरा की पूरी स्टोरी से एक और चीज़ अखज़ की जा सकती है ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे कि आप किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करें, उसके लिए मेहनत करें, तगदो करें, पूरी डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ उस ख्वाब के पीछे पड़ जाएं, तो वो चीज़ पूरी हो जाती है, बशर्ते कि आप उसके पीछे कंसिस्टेंसी से पड़े रहें बस। तो आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कोई भी ख्वाहिश बहुत बड़ी नहीं हो सकती, आपकी विल से बड़ी नहीं हो सकती। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज़ फॉर टुडे, और हम टॉप स्टोरी भी सबसे पहले दे दिया डेली डोज। अब लेनी एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर हमास की बात की जाए तो रॉकेट हमले के बाद इसराइल की तरफ से बैक टू बैक इस वक्त गज़ा की पट्टी पर जो हमले किए जा रहे हैं उसमें से अब तक कहा जा रहा है कि 2 लाख फ़लस्तीनी जो है वो बेघर हो चुके हैं। और अगर बात की जाए सिर्फ ज़ख्मियों की या हलाकतों की तादाद, तो बच्चों की तादाद कहा जा रहा है कि 180 से भी तजावज़ कर चुकी है, जो कि हर रोज़ की बुनियाद पर बढ़ रही है। और हरमीत, अगर हम मुख्तलिफ फुटेजेस की बात करें, वीडियोज़ की बात करें, पिक्चर्स की बात करें जो हमारे सामने आ रही है, इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से बहुत सारी वीडियोज़ और पिक्चर्स तो
सामने आ रही हैं, लेकिन वहाँ पर इस वक्त बमबारी को रोकने के लिए जो हम देख रहे हैं कि उसे बाकायदा तौर पर एक कैद खाना बना दिया गया है। गज़ा की पट्टी में इस वक्त जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने में आ रही हैं जो कि इंसानियत से काफ़ी ज़्यादा दूर दिखाई देती हैं। बट लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमने बात कर लेनी है इस सारी सिचुएशन पे। मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर के आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा, सारी सूरत हाल हमारे सामने है, पहले भी कई दफ़ा ऐसा हो चुका है, लेकिन इस दफ़ा हमास की जानिब से जो रॉकेट हमले इसराइल पे किए गए हैं, उसके बाद इसराइल की जवाबी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं और ऐलान जंग कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल पर आप क्या देखते हैं? मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त जो हफ्ते के दिन ये कार्रवाई की गई थी हमास की तरफ से, इसराइल ने यकीनन उसका बैकलैश देना था, वो हम उससे तवक्को भी इसी चीज़ की रखते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैग्नीट्यूड का बैकलैश है वो इंतहाई ज़्यादा है। और इस वक्त ख़ासतौर पे जो कल रात गज़ा पे बमबारी की गई है, ख़ासतौर पे उसकी 2 कॉलोनीज़, एक अल-फुरकान कॉलोनी और एक अल-रमाल, उन दोनों कॉलोनियों को बिल्कुल मलबे का ढेर बना कर रख दिया गया। 400 के करीब एयर अटैक्स जो हैं वो इसराइल ने उस छोटी सी बस्ती पे, उस छोटे से इलाके पे किए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस वक्त पैदा हो चुका है गज़ा का, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया के साथ एक राब्ता और मुहासरा जो है वो एक अरसे से इसराइल ने कर रखा था। जंग की हौलनाकी ने वो जो छोटे मोटे ह्यूमन कॉरिडोर खुले हुए थे वो भी बंद करके रख दिए हैं। लेकिन अब जो इंटरनेशनली हमें थोड़ी सी इंकरेजमेंट नज़र आ रही है वो निगोशिएशन के हवाले से है कि इस वक्त सऊदी अरब ने वज़रा ख़ारजा लेवल पर OIC का इजलास जो है वो तलब कर लिया है, और उसके साथ साथ तुर्की, कतर और सऊदी अरब मिलकर भी एक मुश्तरका एफर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इसराइल है उसे अमरीकी सरपरस्ती, उसे जिस अंदाज से एक सपोर्ट दी जा रही है, मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई शर्मनाक, और जो इंसानी इक़दार जिसका अमेरिका बहुत प्रचार करते हुए नहीं थकता, उसकी अपनी ही वो वायलेशन कर रहा है। इस वक्त उन्होंने ताज़ा कुमक जो है वो आर्मामेंट की वो इसराइल भिजवा दी है। उसका नतीजा इसराइल के अंदर ये सामने आ रहा है कि जिन यहूदियों को वो दुनिया भर से रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर लेकर आए थे, अब उन्हीं के जहाज है वो भर भर कर वापस जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और हैरत अंगेज डेवलपमेंट इसराइल में देखने में आ रही है कि इसराइल ने अपने नाम नहाद रिजर्विस्ट आर्मी के जो लोग हैं मुख्तलिफ मुल्कों में वहाँ पे रह रहे थे, बेसिकली उन्हीं मुल्कों के शहरी हैं, अब उनको वापस लाया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये उन मुल्कों से वो शहरी आ रहे हैं या उन मुल्कों से वो असला आ रहा है। मंसूर साहब, एक और चीज अगर हम देखें, महाजरीन का मसला पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से ममालिक ने दरवाजे भी बंद किए हैं। फिर ऐसे में अगर हम अपने मुल्क की बात करें, जिस तरह अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू है वो आपके सामने, लेकिन फलस्तीन की अगर बात की जाए, गजा की पट्टी की अगर बात की जाए, तो 1.5 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। और जिस तरह तस्वीर आ रही है तो उसमें इजरायली भी और फलस्तीनी भी मुल्क छोड़ के किसी और सेफ मुल्क की तरफ जा रहे हैं। ये कितना बड़ा मसला होगा महाजरीन को सेटल करना? अगर ये जंग लेट बहुत तूल पकड़ती है तो फिर क्या नताइज होंगे दीगर मामलों में? देखिए जी, जहां तक तो इसराइल का ताल्लुक है उसका तो हम कंपैरिजन गजा के मामलात के साथ इस लिहाज से नहीं कर सकते कि गजा को तो एक जेल बना के रखा गया है। इस वक्त तो ओपन कॉरिडोर है, वो तो इसराइलियों के लिए है। और इसराइल में बसने वाले, आपके इल्म में होगा कि मोस्टली जो सेटलर्स हैं वो जिन जिन मुल्कों में आए हैं उन मुल्कों की नेशनलिटी उनके पास है, वो इजीली वहाँ सेटल हो सकते हैं, वापस जा सकते हैं। असल प्रॉब्लम जो है वो गजा के लोगों के लिए है कि ना वो मिस्र जा सकते हैं, ना वो मगरबी किनारा जो खुद फलस्तीन का एक हिस्सा है, जो ऑलरेडी इसराइली चौकियों और इसराइली जो कंटोनमेंट्स हैं उनके अंदर घिरा हुआ है, वहाँ इनके अपने फलस्तीनी जो है वो किसी सूरत नहीं जा सकते। उनके लिए जो अगर खुदा न खासा जंग फैलती है तो गरब उर्दन से, जो उर्दन का मकबूजा मगरबी किनारा है, उससे लोग उर्दन तो जा सकते हैं, लेकिन उर्दन ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो इराकी और शामी महाजरीन को अपने यहाँ आबाद किए हुए हैं। और इसी तरीके से इससे पहले मुख्तलिफ जो जंगें हुई हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद में फलस्तीनी ऑलरेडी डिस्प्लेस होकर वहां सेटल्ड है। मंसूर साहब, एक और चीज जो हमने देखी सारी सूरत हाल में, अमेरिका जिस तरीके से धमकियां दे रहे हैं और जिस तरह बेड़े की अगर बात करें वो भी जदीद चीजों से लेस है, लेकिन ऐसे में अगर हमने देखा है कि अगर स्टैंड लिया है तो आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में रशिया और फिर अगर चाइना की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। रूस का तो बड़ा वाज़ेह है कि तब तक अमन नहीं आ सकता जब तक ये मामला तय नहीं हो जाती है, सरजमीन दी नहीं जाती है। तो आपको लगता है कि अगर मामला देरपा होता है, ये जंग देरपा होती है, तो फिर कहीं ना कहीं ये लोग भी खुलकर आ सकते हैं, रूस की सपोर्ट भी मिल सकती है ईरान को, जिस तरह हम देख रहे हैं कि ईरान को करीब लेके सऊदी अरब के करीब चाइना ही लेके आया, तो ये एक अलग ब्लॉक है।
देखिए जी, जहाँ तक तो रूस का ताल्लुक है, रूस के तो इस खित्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं, बिलखुसूस जो फ़लस्तीन के साथ जो सरहद है, गोलान हाइट्स में शाम जी। का इलाका जो है, वहाँ पे तो बाकायदा जो उनकी एक तरतूस बंदरगाह है, वो खुद रूस के पास है और रूस वहाँ बड़ी ऑयल एक्सट्रैक्टिंग करता है और उसके बड़े स्ट्रेटेजिक हुँ, इंटरेस्ट हैं और इसी वजह से रूस ने बाकायदा जब अमेरिका ने वहाँ पे इन्वेड किया था और बशार अल असद जी। की हुकूमत के खिलाफ, तो बशार अल असद को बीइंग अरब सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है, उन्होंने आइडियोलॉजिकल फ्रंट के तौर पे भी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे बेल आउट किया और आपने देखा कि हुँ, पूरी दुनिया जो है वो बशार अल असद के खिलाफ थी, लेकिन ईरान और रूस ये उनके साथ खड़े थे और किसी हद तक तुर्की ने भी ज़ाहिर है अपना जो स्कोर सेटल करने के लिए कुर्दों के खिलाफ उस पूरी जंग में हिस्सा लिया। तो ये दुनिया बड़ी बिल्कुल। पोलराइज्ड और बड़े ही वेस्टेड इंटरेस्ट की दुनिया है। इसमें खासतौर हुँ, पे अभी जो जंग का दायरा हमें फैलता हुआ नजर आ रहा है। अभी रिसेंट इत्तलात है कि गोलान हाइट्स पर भी दोनों तरफ से बमबारी की गई है। इसी ठीक है तरीके मंसूर से जाफर साहब, थैंक यू जो सो मच। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वर्ल्ड में इस वक्त जंग जो है वो किसी के भी हक में बेहतर नहीं हो सकती और ये हालात मजीद ख़राब ही करेगी। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बात इशारों किनारों से काफ़ी आगे बढ़ गई है। 16 माह की पीडीएम की हुकूमत में इत्तेहाद में हमने जिन जमातों को एक दूसरे के साथ चलते हुए देखा, अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो आपको पता है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ से और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो हमने हमेशा इनको एक दूसरे की तारीफ़ें करते ही देखा। लेकिन अब जो है यही सियासी जमातें एक दूसरे के मुखालिफ दिखाई देती हैं। लेकिन मौक़िफ़ क्या होगा, मंसूर क्या होगा, बयानिया क्या होगा, जिसके बाद इंतखाबात के साथ दोनों सियासी जमातें उतरेंगी, इस पर हम बात कर लेते हैं। सईदा शहला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी और जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको मेरा सलाम। शहला साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। कहिएगा कि इंतखाबात का खैर तारीख तो उस तरह से नहीं दी गई, लेकिन एक प्रोग्राम जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कि जनवरी के लास्ट का है। क्या हमारा मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है क्या मंशूर लेके, क्या नैरेटिव लेके इंतखाबात में उतरेगी? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि 16 महीने हमने बहुत सुकून से चलाए, क्योंकि इसमें हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो इंटरनेशनली चैलेंज हो गई थी और हमारा एक ही एजेंडा था कि किसी तरह पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को जो है वो बचा लें। और क्योंकि ना IMF के वादे पूरे ना करने से, उनसे मुकर जाने से दोस्त ममालिक भी पीछे हट गए थे और वो उस वक्त तक इमदाद करने को तैयार नहीं थे जब तक आप IMF के की हुई शराइत न पूरी करें। आज जो लेवी 60 रुपए तक पहुंची है, ये माहिदा यही था कि 4 रुपए लीटर पे, वो 1 लीटर पे 4 रुपए लेवी को बढ़ाते हुए 60 रुपए तक ले जाना है, पहले 50 देन 60। और बिजली के जो रोज़ नर्ख बढ़ते हैं तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें सब्सिडी नहीं देनी थी, लेकिन PTI गवर्नमेंट ने खुद कहा कि जब हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट जाने वाली है तो हमने बारूदी सुरंगें बिछा दी। और उनकी कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, ये मैं नहीं कहती, ये उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हर थोड़े दिन बाद एक नया तजर्बा करते थे। तो यहाँ पे हम कोई बड़ा कारनामा नहीं कर सकते थे। एक डूबती मईशत को हमने पटरी पे लाना था, बढ़ाने की बात तो बड़ी दूसरी है, लेकिन आज जब डॉलर जो है कंट्रोल हो रहा है, आज दुनिया की पूरी महंगाई को देखते हुए भी हम अभी भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को और अपनी महंगाई को बहुत कम करना होगा। इसके बावजूद कि जंगें लगी हुई हैं मुख्तलिफ जगह और अभी जो नई ये शुरू हुई है इसका भी असर बहुत बुरा आएगा, लेकिन फिर भी हमने अपनी मईशत को मुस्तहकम करना है। शहला रज़ा साहिबा, अगर हम देखें एक बात इस सारी सूरत हाल में जो आप फरमा रही हैं, हमने 16 महीने भी देख के सारी चीजें देखी, आपका इत्तेहाद था। अब अगर सूरत हाल को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहला नारा ये लग रहा था कि आने वाला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा, पीपल्स पार्टी का ये नारा था और काफी मकबूल भी सिंध में हो रहा था। ऐसे में इत्तेहाद के बाद हमने ये देखा कि तोपों का रुख आप लोगों की तरफ ज्यादा हो चुका है। मौलाना के बयान को अगर हम देखें, नवाज शरीफ साहब के बयान को अगर आप देखें, तो आपको नहीं लगता कि जो इत्तेहादी थे वो कहीं ना कहीं दूर होते चले जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब अब अधूरा ही रह रहा है? अच्छा देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो और अगर कोई यूनियन के इलेक्शन हो और दो पार्टीज आमने सामने हो,
तो नारा यही होता है कि जी हम जीतेंगे और हम ही जो है वो सिस्टम को चलाएंगे। और पॉलिटिकल पार्टी जब मुल्क के लेवल पे है तो बिल्कुल हम अभी भी यही कहते हैं। अब रही बात ये कि जब हम पीडीएम का हिस्सा थे, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हमने जब भी एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ा था, जब हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे लेकिन हुकूमती इत्तेहादी थे, तो हमने इधर इलेक्शन लड़ा था कश्मीर में और हम बाग में जीते, हमारे ज़िया कमर जीते। तो एक तो ये कि ये कोई इलेक्शन इत्तेहाद नहीं था, ये सीट टू सीट एडजस्टमेंट नहीं होगा आइंदा भी। और इलेक्शन के मौके पे आइंदा हम क्या करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUF इनके बिल्कुल अलग अलग मंशूर हैं, अपने अलग अलग तरीक़ेकार हैं। तो ये एक दूसरे के सामने ही इलेक्शन लड़ेंगी और ये सियासी पार्टीज़ जो हैं कुछ भी कर लें, हमारा अपना काम है और हम अपने काम से साहब एक और चीज जो हमने देखी है, हम देख रहे हैं कि इस वक्त नून लीग की जानिब से बड़ी तैयारियां भी की जा रही है, मियां साहब भी आ रहे हैं, बैनर्स रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद, लाहौर के शहर भर चुके हैं। पीपल्स पार्टी में खामोशी है, कहीं ना कहीं क्या इलेक्शन आपको बड़ा दूर नजर आ रहा है, या दूसरी जानिब खबरें ये भी आ रही कि पुरानी जो फाइलें थी नेब में जिस पर धूल पड़ी थी अब उसको साफ भी किया जा रहा है, और क्या आपको लगता है कि दोबारा पीपल्स पार्टी को फिक्स करने की जो बातें हो रही है, क्या इसमें कोई हकीकत है? अच्छा, 16 महीने इतने नहीं होते कि वो धूल हट जाए, जबकि दिल में भी धूल हो हमारे लिए। तो हम धूल हटी हुई फाइलों से घबराते नहीं हैं, हम धूल हटी हुई फाइलों से घबराते नहीं हैं। हमारे लिए तो ये भी एक पाबंदी होती है कि आपके सूबे में भी आपका मुकदमा नहीं चल सकता, हम वो भी जाके करते हैं। हमारे लिए तो नैब अगर दाखिल भी कर दे हॉस्पिटल में तो पता नहीं इंतकामी कार्रवाइयों पे किसके चलती है कि रात को घसीटती हुई 12 बजे के बाद जेल ले जाती है। तो ये तो रही एक बात। अब रही बात इलेक्शन की। देखिए, बड़ी संगीन सूरत हाल है। इलेक्शन शेड्यूल आ जाए हमारे पास, हम बहुत मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन रात ही में ख्वाजा आसिफ का फिर बयान देख रही थी कि जिसमें वो कह रहे थे कि आगे जा सकता है। भाई, आप क्यों बोल रहे हैं? जब आपसे कहा जाता है इलेक्शन जल्दी हो, कब होंगे, तो आप कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। जब आपसे अलग कहीं बात पूछी जाती है तो आप आगे की तारीखें देने लगते हैं। तो फिर हमें पूछना पड़ेगा ना कि आपको कैसे पता? क्या आप शहजाद अकबर हैं जिनके पास नैब की फाइलें पहले होती थी, वो पहले बताते थे अवाम को कि क्या होने वाला है और फिर दूसरे दिन? तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। इसकी वजह अच्छा ठीक है शाला साहब, ये बड़ी संगीन सूरत हाल है जिसकी वजह से सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बस मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को भी आप साथ ही एड्रेस कर दें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कई दफ़ा ये कहा गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। पंजाब की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पर तगड़ी वापसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त ज़रूरी भी। और आपको पता है कि बहुत सारा हमने देखा कि क़यादत एक्टिव भी हुई, इजलास भी हुए, हमने आला क़यादत को भी पंजाब में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखा। और हम ये बताइएगा इस हवाले से कि ख्वाजा आसिफ भी इसी बात पर कहते हैं कि अभी तो फील्ड ही नहीं बनी तो लेवल प्लेइंग कैसे होगी एंड ऑल दैट। तो आप क्या समझते हैं? ग्रांड सेटअप में भी कहा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं ना सिर्फ वो हामी हैं बल्कि यूँ कहें कि रिप्रेजेंटेटिव हैं नून लीग के। तो इस सारी सूरत हाल में आप लेवल प्लेइंग फील्ड को कहाँ देखती हैं? देखिए, फील्ड बने या ना बने, इलेक्शन की एक आईनी ड्यूरेशन है कि जिसमें इलेक्शन होना चाहिए। मोहतरमा की शहादत के बाद हमारी तो फील्ड नहीं थी। हमने नहीं कहा इलेक्शन आगे बढ़ाएं, इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात यूज़ करके बढ़ाए, हमने नहीं कहा था। बल्कि मुख्तलिफ पार्टीज़ इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं थी, हमने मनाया। फिर इसके बाद 2013 में तो बिल्कुल ही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। तालिबान ने कहा था कि पीपल्स पार्टी और ANP के जहाँ भी जलसे होंगे हम उन्हें बॉम्ब से उड़ा देंगे। हमारी क़यादत नहीं थी, सदर साहब एज प्रेसिडेंट कैंपेन नहीं चला सकते थे, चेयरमैन की एज कम थी। तो हमने तो नहीं कहा कि हमारी फील्ड नहीं बन रही या किसी की भी फील्ड नहीं बन रही, हमने कहा इलेक्शन होने चाहिए। फिर उसके बाद 2018 में सबको पता है जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हम इस पार्टी को थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे। RTS बिठाया गया, जहाज़ उड़ाए गए, रिज़ल्ट 6-6 दिन रोके गए। इलेक्शन का पोलिंग का टाइम जैसे ही ख़त्म हुआ सबके पोलिंग एजेंट बाहर निकाले गए। फिर भी हमने कहा ये चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, कदम बढ़ाओ इमरान, हम आपके साथ हैं। लेकिन इलेक्शन को वक्त पे होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और अगर ये करके कि एक सूबे के तो बजटेड
फंड रोक दिए जाएं, जबकि वो क्लाइमेट चेंजेस से सबसे शैला साहिबा बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल होंगे, लेकिन आपकी पार्टी की बात की जाए, आपके पड़ाव की बात की जाए, पंजाब में आप लोगों ने पड़ाव डाला, जरदारी साहब की बात की जाए या बिलावल भुट्टो साहब की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा को मैं अगर देखूं या बलूचिस्तान की बात करें हम, तो वहां पे भी हमें ऐसा लग रहा था कि बलूचिस्तान के कहीं ना कहीं लोग शामिल हो जाएंगे, वो भी झुकाव उनका नून लीग की तरफ है। इस वक्त पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई बड़ा नाम अपने साथ शामिल नहीं कर पाई है, खैबर पख्तूनख्वा में भी ये हालात हैं। क्या वजह है कि अभी तक कोई कार्ड अपने पास छुप के रखे हैं जरदारी साहब ने कि वो बाद में खेलेंगे वक्त आने पर? अच्छा, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती पार्टी है और आपको याद होगा कि पंजाब में अभी हुकूमत पीटीआई की थी, लेकिन हमने शाह महमूद कुरैशी के हलके में घुस के एक भी यूसी उन्हें जीतने नहीं दी। वो अपने घर का पोलिंग स्टेशन हार गए। जब हम मैदान में उतरते हैं, पूरी तैयारी से उतरते हैं और हमारा एक नज़रिया है, अगर लोगों को समझ आ रहा है तो ठीक है, हमारे साथ हैं, अगर नहीं, अब हम ये नहीं कर सकते कि कोई ऐसी हवा चलाएं कि जिसमें हमें नज़र आए कि शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी जो एक दूसरे के संगीन मुखालिफ थे, वो एक पार्टी में आके बैठ जाएं। वो लोग जिन्हें कोई नहीं जानता था, आज वो टीवी पे आकर मुख्तलिफ बयान देते हैं, उनको जिता दिया जाए। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान पीपल्स और हमारे जयाले जो हैं वो इंतखाबात की तैयारी के लिए भरपूर तरीके से तैयार है और इंतखाबात का बस हम इंतजार कर रहे हैं। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। आपको पता है कि दूसरे घंटे में हमारी कोशिश होती है इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाने की, और हमारी पूरी टीम जो है ना वो बल्कि सारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो मुख्तलिफ सिटीज़ से होते हैं ऐसी ज़बरदस्त सी रिपोर्ट्स बना के लेके आते हैं जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो रिलेट करते हैं। वैसे ज़्यादातर अब्दुल समद जो है वो सवाद से बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स बनाता है, लेकिन अब साहिवाल के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी एक्टिव हो गए हैं कि साहिवाल की जो क्रेडिबिलिटीज़ है वो आपको दिखानी है। अब साहिवाल की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मशहूर है, आप गेस करें। चलिए, आपने क्या ही गेस करना है, हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट देख के वापस आए। साहिवाल नस्ल की गाय अपने औसाफ की वजह से जैसे बर्रसगीर पाक व हिंद बेहतरीन नस्ल तस्वुर की जाती है। पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर अब इसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए इसके अच्छे से अच्छे सेमन तैयार किए जा रहे हैं। इस नस्ल के कई जानवर ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सऊदी अरब, अमेरिका और उर्दन में भी एक्सपोर्ट किए गए हैं। इस नस्ल की पहचान ये है कि इस नस्ल में गाय का रंग बिलोमोम लाल बादामी, अनारी या गहरा भूरा होता है। किसी किसी जानवर में गहरा अनारी या हल्का सब्ज भी होता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम जानवरों में होता है। इनका जिस्म सडूल, सर लंबोतरा, माथा चौड़ा, सींग दरमियाने नोकदार, ऊपर बैजवी गोलाई में उठे हुए, जिल्द ढीली नरम मुलायम चमकदार। जब सूरज की शुआएं ऊपर पड़ती हैं तो और चमकदार लगती है। असल साहिवाल बहुत ही नरम मिजाज की होती है और बच्चे के बगैर भी दूध निकालने देती है। इस नस्ल की गाय की औसत दूध की पैदावार 6000 से 6500 लीटर फी डिलीवरी तक रिकॉर्ड की गई है। ये नस्ल पाकिस्तान की तमाम लोकल नस्लों में बहुत ही अच्छी नस्ल है। साहिवाल नस्ल का जानवर बहुत खूबसूरत होता है। इस नस्ल में बारावरी की शरह भी दूसरी नस्लों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। ये बच्चे की बहुत प्यारी होती है। इसे मालिक की पहचान बहुत ज्यादा होती है। साहिवाल नस्ल की गाय पाकिस्तान की तमाम लोकल नस्लों में एक इम्तियाजी मकाम रखती। साहिवाल वैसे अमित, इस नस्ल की गायें तो बहुत प्यारी हैं, लेकिन आपको पता है कि उनके बच्चे ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और जो बात वो कर रहे थे हमारे रिस्पॉन्ड, उनका कहना ये था कि जो एक शाइन पड़ती है जब सूरज निकलता है, तो जो इनकी स्किन टाइप होती है और जो इनकी किस्म होती है वो इनको मुनफरिद बनाती है बाकी तमाम एग्जाम से। वो इसलिए बिकॉज इनकी बॉडी बड़ी ज़बरदस्त शाइन कर रही होती है। खासतौर पर ये देखें जो विजुअल्स हम ऑन स्क्रीन दिखा भी रहे हैं, तो यकीन करें साहिवाल की वैसी क्रेडिबिलिटी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में आपने दोस्त फरमाया कि सवाद के बाद साहिवाल के कॉरेस्पॉन्डेंट भी सोचे कि मैं कैसे खामोश बैठ सकूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, हर इलाके की बड़ी खूबसूरती है। और साहिवाल की इससे खबर जो रिपोर्ट थी वो बड़े मज़े की थी, जिसमें ज़बरदस्त किस्म की तारीखी मकामात और दीगर चीज़ों को हमने देखा। लेकिन वहाँ पे गाय के हवाले से अगर बात की जाए तो भाई एक चीज़ हमने देखी है कि मैं इससे कबल भी ये बात कर चुका था कि पंजाब से खासकर जो साहिवाल का जो दही दूध की बात की जाए इन इलाकों
इलाकों की, तो उसका टेस्ट बड़ा मुख्तलिफ किस्म का होता है, बड़े मज़े की दही होती है, और वो फिर देसी दही जो है उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, उसके ऊपर जो भलाई होती है वो बड़ी मज़े की होती है। तो वैसे मुझे वो ज़्यादा पसंद है। ऐसे में अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा या दीगर इलाकों को, ज़्यादातर डेयरी फार्म जो बने हुए हैं वो वहाँ से दूध लेके आते हैं मुख्तलिफ सुबह के टाइम या रात के टाइम, और फिर वो यहाँ मुख्तलिफ शहरों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद को सप्लाई होते हैं। तो एक तो वहाँ पे जितने भी हमने देखा है कि खासकर जब भी किसी गांव में साहिवाल की गायें पहुंचती है तो यकीनन देहाती लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ज़्यादा दिलचस्पी, क्योंकि वो मिट्टी के करीब होते हैं, किसान होते हैं, इन चीज़ों से जुड़े होते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और फिर मुख्तलिफ तरीके से इनके मुआयने भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि साहिवाल अपने तारीखी मुकामात के साथ साथ वहाँ पे ज़्यादातर ज़बरदस्त किस्म के जो जानवर पाए जाते हैं, और फिर इस किस्म की गायें जो खासकर हम देखते हैं, एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग ले आते हैं, तो दूसरी जानब ज़्यादातर क्रेडिट जो है वो जाता है साहिवाल की गायों को। तो ये भी एक मुनफरिद सा रिकॉर्ड है मेरे ख्याल में। आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन बहुत से इलाकों को अगर दूध सप्लाई होता है तो इसी शहर से होता है, और वो भी प्योर। हाँ, ये अलग बात है कि फिर हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग रास्ते में पानी के टैंकर भी आते हैं, फिर रास्ते में पहुंचते पहुंचते बहुत सारे केमिकल से भी गुजारा जाता है, लेकिन वहां पे आप जाएंगे तो वहां आपको बिल्कुल प्योर दूध और दही और लस्सी जो है वही या मीठी हो या खट्टी हो, नमकीन हो, तो उसका अलग ही स्वाद होता है। सुबह सुबह जो आपने टेस्ट अब डेवलप कर दिया ना हरमीत भाई, इससे मुस्तफीद सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जो साहिवाल में रहते हैं या खासतौर पर उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पर ये खालिस दूध, दही, मक्खन, घी अवेलेबल होता है। बिकॉज शहरियों को तो अगर हम बात करें खास तौर पे, तो उनको तो अगर आप खालिस चीज़ खाने के लिए, पीने के लिए दे दें तो उनका तो पेट खराब हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू इट। तो ये बड़े मसाइल है शहर में रहने वाले लोगों के, लेकिन गाँव वाले तो क्या ही उनकी बात है, और वो मुस्तफीद होते हैं इन तमाम खालिस चीज़ों से, और हम बस देखते ही रहते हैं। तो आपको भी दिखाते रहेंगे साथ साथ इस तरह की रिपोर्ट्स। अब एक लेनी है ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आंखें जो है वो बातें करती हैं, ये तो आप सबने सुना होगा और यकीनन महसूस भी किया होगा। और बात वक़्त अगर आप गुस्से में हो तो गुस्सा आपकी आंखों में उतर आता है, अगर आप खुश हो तो वो खुशी आपकी आंखों से अयां हो रही होती है, और अगर बात वक़्त आपको बहुत ज़्यादा नफरत किसी से हो रही हो तो वो भी आपकी आंखों में साफ साफ नजर आ जाता है। मतलब आंखें झूठ नहीं बोलती, लेकिन आंखें किसी की पर्सनालिटी का बड़ा अहम और लाजमी जुज़्व है। मतलब अगर आप मर्द हज़रात को देखें तब भी और ख़वातीन को देखें तब भी, हाँ अलबत्ता ख़वातीन इन आंखों को बड़े और तरीके से यूटिलाइज़ भी कर सकती हैं, मतलब आइस मेकअप करके, मस्कारा करके, और ऊपर से बहुत सारे कॉन्टैक्ट लेंस लगा के, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। तो हमें फ़ायदा है कि हम आंखों को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चले, आंखों के बारे में हमने आज के सेगमेंट में डिटेल में बात करनी है कि आप आंखों को किस तरह से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको आंखों को रखना कैसे चाहिए। आंखों के हवाले से बात हो रही तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब के जाने से पहले यानी सवाल उनके सामने ही रखें। पहला शेयर आप कर लेते हैं, जितने भी आंखों सब ज्यादा जाहिर बात है ख़वातीन ज़्यादा ही सजाती हैं अपनी आंखों को। तो आंखें जो उठाए तो मोहब्बत का गुमा हो, आंखें जो उठाए तो मोहब्बत का गुमा हो, नजरों को झुकाए तो शिकायत सी लगे है। और ये दूसरा शेर डॉक्टर साहब के लिए मैं चाहता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। आंखें इतनी खराब क्यों हो रही हैं? तुम्हारी आंखों की तौहीन है, जरा सोचो, तुम्हारी आंखों की तौहीन है, जरा सोचो, तुम्हारा चाहने वाला शराब पीता है। ओए गहरी बात कर दी आपने बहुत ज़्यादा। हाँ चले, आंखों की उसी गहराई में जाने के लिए हम चलते हैं डॉक्टर साहिबा के पास। डॉक्टर सीमा कयूम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम कैसी हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह सब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। डॉक्टर साहिबा, कहिएगा इस हवाले से कि हम जब बात करते हैं सारी सिचुएशन में कि हमने आंखों का बहुत ख्याल रखना है, और आंखों में अगर हम बात करें ख़वातीन की ख़ास तौर पे, तो आपको पता है ज़्यादातर आजकल ख़वातीन आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे पास तो 1001 तरीके हैं ना। आइस मेकअप कर लिया, कुछ नहीं तो मस्कारा लगा लिया, लाइनर लगा लिया, रही सही कसर कॉन्टैक्ट लेंस ने पूरी कर दी। आंखें कितना लाजमी जुज़्व में आपके पूरे एक पर्सनालिटी का, जो कि आपको कैरी बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। आंखों के बारे में अगर बात करें बेटा तो आईज आर अ विंडो टू योर सोल। आंखों के आप अगर देखें, कभी आप किसी से बात करने होते तो सबसे पहले ये कहा जाता है मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो, आई कांटेक्ट करो। अगर आई कांटेक्ट नहीं है तो हमें बहुत कुछ वो बता देता है, ना सिर्फ ये कि वो हमारी रूह के अंदर तक आपको सामने वाले को पहुंचा देता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी आई डिजीज़ेज़ भी हैं जो कि हम आई के थ्रू
पहुंच सकते हैं। तो वी कॉल इट एज आई इज़ ऑल्सो अ विंडो टू योर बॉडी, बिकॉज आँख की कुछ लेयर्स ऐसी होती हैं विच आई बेसिकली इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन। तो जो ब्रेन की बहुत सारी डिजीज़ होती हैं वो हम आई के जो आई स्पेशलिस्ट होता है वो आँख के अंदर झांक के उन बीमारियों को कबलस वक्त ही डायग्नोसिस कर लेता है, उससे भी पहले कि और कोई साइंस एविडेंट हो जाए। उसके अलावा बॉडी में बहुत सारी जो चेंजेस आ रही होती हैं वो रेटिना के अंदर पहले से आ जाती हैं, और अब तो कहा जाता है कि बहुत सारे जैसे अल्जाइमर्स है या कुछ और ऐसी डिजीज़ हैं जो आई रेटिनल एग्जामिनेशन करने से ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल इट इज़ प्रोन टू दैट पर्टिकुलर डिजीज़। तो इस हिसाब से आई हमारी बॉडी, हमारे जिस्म का बहुत अहम जुज़ू है। वो न सिर्फ हमारी जज्बात की अक्कासी करता है बल्कि हमारे जिस्म के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब, अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हम ख्याल एक तरफ तो हम देखें कि सजावट के हवाले से इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान तो दिया जाता है, लेकिन जो आपने फरमाया और जो डॉक्टर साहबान देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसाइल जिससे हमारी आंख जूझती है लेकिन हमें नहीं मालूम होता है, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना लाजिम है और क्या ऐसा वक्त हो, ऐसी सूरत हाल हो जिसमें डॉक्टर के पास जाना है? क्योंकि हमने देखा कि बहुत लोग इग्नोर कर लेते हैं जब आंखों का मामला आता है। तो आई हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें आई हेल्थ के लिए जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत एसेंशियल है कि उसका फ़ौरन पैदाइश के बाद भी उसका आई एग्जामिनेशन किया जाए, तो रूल आउट कि जो बहुत सारी जो मौरूसी या कंजेनिटल डिजीज़ होती हैं वो इमीडिएट आपको पता लग जाती हैं आँख के अंदर झांकने से ही। मसलन कंजेनिटल कैटरैक्ट है या काला मोतिया है, इस तरह की चीज़ें एविडेंट होती हैं। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके एक सर्टन डेवलपमेंटल लैंडमार्क्स होते हैं, तो लेस दैन 1 ईयर पर उसका एक इनिशियल आई एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है। फिर प्री स्कूल एज में उसका एक आई एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है, बजाय इसके कि वालिदैन उस वक्त का इंतज़ार करें कि स्कूल से या टीचर की कंप्लेन आए कि बच्चे को देखने में कोई इशू हो रहा है। तो बेस्ट ये है कि आप प्री स्कूल में उसको स्कूल में दाखिल होने से पहले उसका आई एग्जामिनेशन हो जाए, फिर एट 12-13 साल की उम्र में। उसके अलावा जैसे ओल्ड एज में अगर आप आ जाते हैं तो जो लोग डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, उनके लिए भी बहुत एसेंशियल है कि वो रेगुलर आई एग्जामिनेशन कराएं, क्योंकि कुछ चेंजेस डायबिटीज़ या इस तरह की बीमारियों की वजह से आई के अंदर आ रही होती हैं जो कि आपको नहीं पता चलती हैं, उसी वक्त पता चलती हैं जब वो बहुत सीरियस हो जाती हैं। तो रिकमेंडेड ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं या हार्ट पे प्रॉब्लम्स हैं तो आप कम से कम साल में एक दफ़ा रेगुलर कंप्लीट आई एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। ऑब्वियसली अगर कोई मसला होगा तो ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और मसला एक्सट्रीम पे जाएगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। ज़रा इससे निकल के रेगुलर चेकअप जो है उसकी तरफ भी आपको आना चाहिए। बट ऑल दो आँखों की खूबसूरती को कैसे बढ़ाया जाए, ये एक ऐसा सवाल है। अल्लाह पाक ने जो आपकी आँखें बना दी वो तो बना दी, अब लेकिन हम अगर नेचुरल प्रोसेस की बात करें, बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें, कहा जाता है कि आंखों में गुलाब का अर्क डालना चाहिए, आंखों का ख्याल वैसे भी रखना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप आंखों की बेनाई को या आंखों को इटसेल्फ बेहतर कर सकते हैं? हेल्दी लाइफ हैबिट्स, सुबह की वॉक, आउटडोर एक्टिविटीज़, स्क्रीन टाइम को कम कर दें। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम भी आपके आई हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, अगर आप अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएंगे तो भी आपकी आई हेल्थ, आपकी विजन को वो इम्प्रूव करता है। सुबह की जो वॉक है वो बहुत ज़्यादा आपके आई को फ़ायदा पहुंचाती है। जैसे अगर कहा जाता है कि आजकल जिस तरह के बच्चों का या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो उनमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि अब सबको ग्लासेस लग रही हैं। तो ना अब बहुत सारी स्टडीज़ हैं आ गई हैं जो रिकमेंड ये करती हैं कि आपने बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, और जो सन स्पेशली जो असर वाला टाइम होता है कि वो जो सन जो है वो उनकी आई हेल्थ के लिए या रिफ्रैक्टिव एरर्स को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, एक बड़ा कॉमन प्रैक्टिस ये भी है कि चले ग्लासेस लगाते हैं ना, कहते हैं, मैंने तो अक्सर बच्चों को कहते हुए सुना है एक दूसरे को कि मेरे पास 4 आंखें हैं, 2 मैंने लगाई हुई हैं और 2 उसके ऊपर लगाई हुई हैं। बेचारे बैटरी में बोलते हैं। हाँ, तो ये जो ग्लासेस लगा लेते चले, ये तो एक बाज़ लोगों की मजबूरी होती है, बाज़ लोगों का शौक होता है। लेकिन जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब फैशन के तौर पर मैंने बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन को कॉन्टीन्यूसली लेंस लगाते हुए देखा है, जिनकी आंखें ख़राब है, आईसाइट वीक है, उनके अलावा भी। ये कितनी, आपको क्या लगता है कि कितनी ड्यूरेशन तक आपको ये कॉन्टैक्ट लेंस लगाने चाहिए और नहीं लगाने चाहिए? कॉन्टैक्ट लेंसेज के बहुत फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। फ़ायदे में जिन लोगों को विजन के लिए ज़रूरत है तो वो जो लोग ग्लासेस पहनते हैं और कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस के लिए अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो कॉन्टैक्ट लेंस में आपकी विजन बेहतर होती है, आपकी फील्ड ऑफ विजन बेहतर होती है, आपका
फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं छुपते, आई कांटेक्ट बेहतर हो जाता है, मैग्निफिकेशन वाला जो इफेक्ट आता है ग्लासेस पहनने से वो नल एंड वॉइड हो जाता है। जिस तरह की बहुत हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट होती है तो आपके ग्लासेस फॉग हो जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज वो वाला जो वेदर कंडीशंस में आपको तंग, जैसे बारिश में भीग जाते हैं ग्लासेस, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं तो यूर कंफर्टेबल। अगर कॉस्मेटिक की बात किया जाए तो लोग अपने ग्लैमर ऐड करने के लिए भी कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करते हैं, तो ये सब फ़ायदे तो हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो बेहतरीन, लेकिन अगर आप केयरलेस हो रहे हैं, आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहने और रात को सो गए, मेकअप किया और उसको नहीं मतलब उतारे नहीं अपने कॉन्टैक्ट, प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसेस नहीं करी, प्रॉपर वेंडर से नहीं लिया आपने, प्रॉपर मतलब प्रॉपर लोकल आपने परचेजिंग की। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हम देखते हैं, एक चीज़ यानी जाहिर बात है बहुत सारे लोग मुख्तलिफ फंक्शन में या जो ख़वातीन जो सोहने आपसे सवाल की, लेकिन साथ साथ हम ये देखते हैं कि एक मसला बहुत सारे लोगों को ये होता है कि आंखों से चाहे वो रोशनी हो, धूप हो, तो कहीं ना कहीं पानी टपकना शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजूहत और आगे जाके कितना ये खतरा बन सकते हैं? और दूसरी बात जो हम करते हैं, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग करते हैं कि भैया बहुत थक गए तो फिर ठंडे पानी की छींटे जो है वो आंखों में मार दो, तो इससे क्या फायदा होता है अगर ये रेगुलर किया जाए? कोई फायदा है इसका या वैसे? ठंडे पानी की छींटों का तो बहुत फायदा है। अब पानी जो कुदरत की तरफ से, दैट इज द सेफेस्ट थिंग टू पुट इन योर आइज। अगर साफ पानी है तो उसका तो उससे बेहतरीन कोई चीज़ मेरे ख्याल में नहीं है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपने ठंडे पानी के छींटे मारे, आई वॉश कर लिया उसके साथ, तो जो आपके सारी वो जो डस्ट आई है, जो बाहर का एक्सपोजर हुआ है, उससे आपकी आंखें क्लीन हो जाती हैं। तो ये जो अर्के गुलाब या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से बदर जहाँ बेहतर है कि आप ठंडे पानी के छींटे मार लें, क्योंकि उसमें किसी किस्म का कोई हैजर्ड इन्वॉल्व नहीं है, एज लॉन्ग एज द वाटर इज क्लीन एंड साफ़ सुथरा पानी है। और जैसे उन्होंने बात करी कि वाटरिंग हो जाती है, तो जो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं और अगर आपकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं, या आप एलर्जी के कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन जब मेकअप करती हैं तो समटाइम्स ये होता है कि वो इरिटेट हो जाती है आई और उससे वाटरिंग हो जाती है। तो वो मैं एक चीज़ ज़रूर वाज़े करना चाहूँगी कि जब आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने तो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहें कि अगर ज़रा सा भी कोई मसला हो, एक तो है कि यू शुड कैरी योर बॉक्स ऑलवेज, कि अगर आपको इमरजेंसी में निकालना पड़ जाए कॉन्टैक्ट लेंसेज तो आप उसको स्टोर कर सकें। और अगर आपके पास स्टोरेज बॉक्स नहीं है और आँख में ज़रा से भी रड़क, फॉरेन बॉडी, वाटरिंग, रेडनेस हो रही है, तो बेशक वो कॉन्टैक्ट लेंस ज़ाया करना पड़ जाए, लेकिन उसको एक और चीज़ जो हमने देखी है, सुहाब ने भी देखी हो, कि बहुत सारे डॉक्टर साहबान के पास जब आप जाते हैं, आंखों को मायना होता है, तो वो कहते हैं चश्मा लगा लीजिए साहब, और वो पेशेंट बेचारा कहता है नहीं लगाना साहब। अब ये जो मामला है, क्योंकि ग्लासेस लगाना बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, थोड़े बहुत सारे, और फिर अगर हम देखें तो जब छोटी उम्र में होते थे हमारे पास 2-3 बच्चे जो काबिल होते थे, तो उनको छेड़ते भी बच्चे होते थे। तो एक ये चीज़ जो है, अब आप लेजर ट्रीटमेंट जो आ चुकी है डॉक्टर साहबा, इसका कितना फ़ायदा है और क्या नुकसानात हैं, और इससे आने वाले कितने साल तक कहीं ना कहीं आपकी नज़र जो है वो उसी तरह बेहतरीन रहती है? अब तो एक तो लेज़र ट्रीटमेंट इतने आगे हैं कि आप जो ग्लासेस हैं वो उतर सकते हैं, और वो इतना ज़्यादा साइंस में एडवांसमेंट हो गई है कि दे बिकम वेरी वेरी सेफ नाउ। बल्कि आई वुड से एक रिस्पेक्ट में कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से बेहतर है, अगर आपको ग्लासेस पहनना नहीं पसंद तो कॉन्टैक्ट लेंस से ज़्यादा सेफर है कि आप लेज़र ट्रीटमेंट अपना करा लें। और वो तो और अब तो ये कि बहुत हाई नंबर्स और डिफ़िकल्ट नंबर्स भी जो है वो उससे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और वो अब तो काफ़ी लंबी लॉन्ग स्टडीज़ भी हो गए हैं और उनके कोई हार्मफुल इफेक्ट सच नहीं है। वैसे तो अगर थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स तो हर चीज़ के होते हैं, जो भी आप कराएंगे तो वो अपनी जगह है, लेकिन अदरवाइज इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर कि आप अपना लेज़र करा लें। आई एम इन अ फेवर ऑफ टू कि अगर टेक्नोलॉजी है और आपके जदीद तरीके इलाज आपके पास आ चुके हैं तो यू शुड गो फॉर इट, और मैं हमेशा इस चीज़ को बहुत इंडोर्स करती हूँ। बट लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज एरियाज़ जो कि हम कॉमनली देखते हैं, बड़े भी और बच्चों में भी। हम महंगापन बहुत ज़्यादा देखते हैं, स्विंट हम देखते हैं कि बच्चों में ख़ासतौर पे माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं बच्चों को अगर बचपन से ये हो तो देखकर। इसका इलाज मुआवजा कहाँ तक पहुँचा है पाकिस्तान में? इसका मतलब कितने % चांसेस हैं कि आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती है, और किस इलाज से होती है? अगर टाइमली डायग्नोसिस हो जाए और टाइमली उसको दिखा लिया जाए तो ऑलमोस्ट 100%। ठीक है, लेकिन सॉरी, वो जो स्क्विंट होता है ना, कभी कभी बहुत सारी चीज़ों की पहली इंडिकेशन होता है। किसी बच्चे को अगर ग्लासेस की ज़रूरत होती है छोटी एज में, वो बता तो नहीं पाता कि मुझे कम नज़र आ रहा है, लेकिन आई डिविएट करना या स्क्विंट करना शुरू हो जाती है। सो दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन कि बच्चे को ग्लासेस की ज़रूरत है। तो वालिदैन को ये चाहिए कि जैसे ही वो डिटेक्ट करें कि बच्चे को स्क्विंट हो रहा है तो इमीडिएट उसका आई एग्जामिनेशन कराएं। एक हमारे पुराना एक मिथ था कि जी बच्चा बड़ा होगा तो स्क्विंट ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, बच्चे को दिखाना पड़ता है, उसका कॉज को रूल आउट करना पड़ता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं एक शख्स के पास गया, उसको सलाम किया, मैं सोचा कि मेरी तरफ देख रहा है, मैं हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ पहुंचा।
अब वो शख्स मशरिक की तरफ देख रहे हैं, मैं मगरिब की तरफ हूँ, फिर हाथ हिलाया मैंने कि भाई साहब सत श्री अकाल कर रहा हूँ। तो ये बड़ा मसला होता है, आपकी बात दुरुस्त है इसमें। अच्छा, लेकिन अब देखिए हरमीत ने बड़ों की बात की ना, लेट्स अच्छा चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। बाज़ बच्चे तो ऐसे इनको बचपन से ही होता है, डायग्नोस किया, इलाज किया, वो बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। बाज़ों का तो आपने देखा फ्रॉम नोवेयर बड़ी एज में भी आपको अचानक से ये मसला हो जाता है, उसके क्या कॉज है? अचानक से तो नहीं होता, अमूमन तो ये होता है कि वो बचपन ही से होता है और बड़ा होकर ज़्यादा एविडेंट होना शुरू होता है। और अगर अचानक से बड़ी एज में जाए तो वो किसी न किसी सीरियस इलनेस के अलामत होता है। तो वो उसके लिए इमीडिएट आपको एक आई स्पेशलिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। फिर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से ओल्ड एज में जो है स्क्विंट आ जाता है। मतलब अमूमी तौर पे जो है आम तौर पे यंगर एज में स्क्विंट एविडेंट होता है। और ये जो स्क्विंट जो या डेविएशन ऑफ आई है ना, ये कभी कभी इंडिकेशन किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ का भी होता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बताइएगा कि जैसे हम स्किन केयर करते हैं, हेयर केयर करते हैं, हमें आइस केयर भी करनी चाहिए, और इसके लिए क्या टाइम परफेक्ट है और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, जो बहुत मुश्किल काम है मेरे ख्याल से। जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है उतना ही आपकी आई हेल्थ इफेक्टेड होती है। क्योंकि जब आप स्क्रीन में ज़्यादा देखते हैं तो आप ब्लिंक नहीं करते तो आपकी टीयर फिल्म फैलती नहीं और आपको ड्राई आइज़ हो जाती हैं। ड्राई आइज़ हो जाती हैं तो आप कंटिन्यूसली रबिंग करते हैं। बच्चे जब कंटिन्यूसली रबिंग करते हैं तो उनके कॉर्निया की शेप चेंज हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा एस्टिग्मेटिज्म और मल्टीपल प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम करना को जितना कम कर सकें, और अगर स्क्रीन टाइम कम नहीं कर सकते तो कम से कम एक 20-20-20 का रूल होता है कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स लुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 फीट फॉर 20 सेकेंड्स। और अगर आप 20 मिनट्स में मिनी गैप ले सकते एटलीस्ट फॉर एन आवर, 1 घंटे के बाद उठिए, चक्कर लगाइए, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। एंड सेकेंडली आई वॉशेस, जब कभी भी आप बाहर से आए और एक बगैर हाथ धोए अपनी आंखों को, आजकल जैसे आशुब चश्मा फैला हुआ है तो बगैर हाथ धोए अपनी आंखों को हाथ ना लगाएं। क्योंकि अगर आप किसी से मिलकर आए हैं, उसको इन्फेक्शन है, आपने हाथ में लाया, आपने हाथ से कैरी करा और अपने आइज़ को टच करा, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको आई इन्फेक्शन हो जाए। तो हैंड वॉशेज़ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिफोर टचिंग द आइज़। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें, अब हमने बड़ों की बात भी कर ली, एक जो बिटवीन एज ग्रुप होते हैं हमने उसकी बात भी कर ली, अब हम उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो कि पैदाइश के कोई ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने के बाद एक ऐसी दुनिया देखते हैं जो कि फ़ोन पे उनकी माएँ उनको दिखा देती हैं। उस पर कलर्स भी आ रहे होते हैं, बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एनिमेशंस, लाइट्स एंड एवरीथिंग ना। अब वो जो उनकी आइज़ मेरे ख्याल से या तो यूँ कहीं के भी बंद रही होती हैं बिकॉज वो डेवलपिंग सिचुएशन में होती हैं इस वक्त, आप देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, तो वो कितना हार्मफुल होता है बच्चों के लिए, बच्चों की आंखों के लिए खास। फोन दिखाना इज वेरी वेरी हार्मफुल। दुनिया वो अपने आंखों से, नजरों से दुनिया जरूर देखें, आंखों से दिखाए ना, दुनिया जरूर देखें, जो उनकी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है उसको दिखाए ना। हम जो एक वो जो माएँ हैं वो स्क्रीन वो फ़ोन आगे रख लेती हैं, तो उसके बाद आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि ना सिर्फ विजुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं बल्कि और ज़्यादा डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ज़्यादा स्क्रीन टाइम, ज़्यादा कार्टून शार्टून देखने की वजह से स्पीच डिलेज भी बच्चों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और एग्रेशन आ रही है। जब आप उनको ज़्यादा वो टीवी के स्क्रीन टाइम के एडिक्शन हो जाते हैं, जब आप उनको से विड्रॉ करते हैं तो एक वो विड्रॉल रिफ्लेक्ट, वो एग्रेसिव एंड वायलेंट हो जाते हैं। तो वो हर सूरत में वो ये वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा। उससे अगर हम देखें बहुत सारे बच्चे हमने ये भी देखे हैं, तो बच्चों का टॉपिक है तो जाहिर बात है हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि स्क्रीन पर भी नज़र नहीं होती, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि पैदाइश के बाद फिर एक बड़ा चश्मा उनके हो जाता है और वो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। क्या ऐसे बच्चों के लिए भी आपको ऐसी ट्रीटमेंट आई? क्योंकि हम बचपन से देखते हैं कि उन्होंने चश्मा उनके साथ, और फिर चश्मे का साइज़ भी आप बड़ा भारी होता है, वो शीशा जो बड़ा हैवी होता है। वो जनरली आमतौर पर ज़्यादातर तो वो बच्चे होते हैं जिनके कि वो एक जेनेटिक फैक्टर होता है कि उनके पेरेंट्स या उनके फैमिली में पहले भी होते हैं, तो वो जेनेटिकली दे प्रीडिस्पोज टू रिफ्रैक्टिव एरर्स, और कुछ वो प्रोग्रेसिव या पैथोलॉजिकल मायोपिया होता है कि वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उनके लिए तो यही है कि टाइमली वेयरिंग ऑफ ग्लासेस और आउटडोर एक्टिविटीज़ आप बढ़ा दें, उनकी डाइट में विटामिन ए सप्लीमेंट्स ऐड कर दें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर दें, कैरेट्स ऐड कर दें। तो और एक पुराने ज़माने में हमारी माएँ, नानियाँ, दादियाँ जो हैं वो बादाम और वो सब मिला के मगज़ वगैरह को कुछ एक को कुछ बनाया करती थी। तो उस तरह की डाइट डेफिनेटली अगर फ़ायदा नहीं देगी तो नुकसान भी नहीं देगी। तो कोई हर्ज नहीं कि आप इस तरह की चीज़ों को उनमें ऐड कर दें। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी इसमें मेहनत चाहिए, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है। बल्कि आप यूँ कहें कि मेरे तो अम्मा अब्बा ये भी कहते होते थे कि बड़े भी खा लें तो उनकी भी एज, किसी भी एज में अगर आपकी आईसाइट वीक है तो वो रुक जाती है, एटलीस्ट अगर वो बढ़ती या कम नहीं होती तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा किसी भी किस्म का। यही बात है, बस यही बात हमने समझानी। डॉक्टर सीमा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आपसे ऑल्दो। लेकिन जब भी हम कोई इस तरह का टॉपिक लेके आते हैं हरमीत और हम इस पर बात करते हैं तो एंड में हम क्रक्स यही निकालते हैं कि आपका लाइफस्टाइल और आपकी रूटीन वो बेसिक
बेसिक रूट कॉज है किसी भी चीज़ के ख़राब होने में। वो आपकी सेहत है, वो आपकी आंखें हैं, वो आपका मतलब आपकी बॉडी है, आपकी फिटनेस है, कुछ भी आप ले लें तो आपने क्या करना है, अल्टीमेटली थोड़ी सी मेहनत से रूटीन बेहतर करनी है, वरना ज़िंदगी आपकी थोड़ी हो जाएगी, जल्दी इस दुनिया से चले जाएंगे और दुनिया ऐसे चलती रहेगी, होगा तो कुछ भी नहीं, आपका कुछ नहीं जाएगा। तो कोशिश करें अपनी रूटीन बेहतर करने की। एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली बात करें ख़वातीन की, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हम शुरू करते हैं, ये इस बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो हरमीत मेरे ख्याल से हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रखे हैं, इसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात करते हैं, ख़वातीन की बहुत बात करते हैं, ख़वातीन के मर्दों के शाना बशाना चलने की बहुत बात करते हैं, इस मुआशरे की बात करें तो हम पाकिस्तान के एज अ होल बात करेंगे, जिस मुल्क में हम रहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, जहाँ पर इस्लामी इक़्तिदार के नाम पर बनने वाला ये मुल्क, जिसमें हमें पहले ही पता है कि इस्लाम समेत किसी भी और धर्म की हम बात करें तो ख़वातीन का क्या मकाम है उस बारे में हमें पता होता है। लेकिन आज जिस टॉपिक की मैं बात करूंगी इसके आगे से बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्शन लेस ना हो, डायरेक्शन में ही रहे, क्योंकि आज हमने सिर्फ बच्चियों के आलमी दिन के मौके पे बात करनी है। बच्चियों का आलमी दिन मतलब वो मकाम जिसमें बच्चियां ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं इस मुआशरे के अहम जुज़ के तौर पे, मतलब ख़वातीन के तौर पे। उस वक्त किस सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत होती है और जिनसे उन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्या वो सपोर्ट देने के उस वक्त काबिल होते भी हैं कि नहीं, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत लंबी तमहीद नहीं बांधूंगी, तारुफ कराती हूँ, मेरे साथ जो पैनल मौजूद है और पैनल में हमारे साथ मिस आयशा नाज मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सोहा फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। आई एम वेल, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और पैनल में हमारे साथ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज साहिबा मौजूद है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। आयशा साहिबा आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। ऑब्वियसली जब हमने इस टॉपिक को आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, 2012 से इसका आगाज़ हुआ। खैर 2012 से बहुत पहले से हमें पता है कि किस तरह से बच्चियों की या ख़वातीन की जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो पिछले कई सालों में, हाँ पहले इतनी बात नहीं की जाती थी, लेकिन अब पिछले कई सालों में हमने बहुत सारी चीज़ों को बेहतर होते हुए देखा है। लेकिन आज अगर सिर्फ हम उस एज की स्पेसिफिकली बात करें जिसमें बच्चियाँ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं और एक खातून या एक औरत के तौर पर इस मुआशरे का एक अहम हिस्सा बन रही होती हैं, उस वक्त जो सपोर्ट उन्हें चाहिए होती है, कि आपको लगता है कि अब हम उस मकाम पे पहुंच गए कि वो सपोर्ट उनको मिल रही है और देने वाले उनको वो सपोर्ट दे रहे हैं? नहीं, अभी तो वो मंजिल काफ़ी दूर है। बात यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे बच्चा कहा जाता है ना, बाद में लेटर ऑन उसको जो हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट या जो भी डॉक्टर होती है वो जेंडर में लिखते हैं कि ये बच्चा है या बच्ची है। फिर उसके बाद जब वो बड़ी हो रही होती है, कम उम्री या नौ उम्री में, तो एक एज तक उसको अलग नहीं किया जा सकता लड़कों से, उनके साथ ही पलना भरना। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बलूगत की उम्र के पास करीब करीब आते हैं तो तब एहसास होता है कि नहीं, उनकी जेंडर अलग है। और ये उन्हें बावर कौन कराता है? माशरा कराता है कि आपने ना सर्टन जो स्लूब है वो अपनाने, क्योंकि आप लड़की हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपने तखसीस की ना कि ख़वातीन की बात करते हैं, वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ख़वातीन का जो दिन है आलमी वो है 8 मार्च। 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन जो बच्चियों का, ये लड़कियों का आलमी दिन है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपने जैसे बताया 2012 से हमारी सोसाइटी में ये शऊर शायद दिन मनाने से हट के आना शुरू हुआ है, जब बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जो सोचने वाले जहनों को सोचने में मजबूर कर देते हैं। जैसे अभी ये सितंबर का वाक़या है कि तीसरी बच्ची पैदा हुई और ख़ातून ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। यानी उसको ये आइडिया था कि जो बच्ची है वो उसको क्या फ़ायदा दे सकती है। हमारे माशरे में क्या सोचा जाता है कि बच्चा पैदा हो तो बेटा पैदा हो तो वो प्रॉफिट है लाइफ में, वो आपको संभालेगा। जो बच्ची पैदा हो तो वो तो पराई है। हालांकि अब ये नॉर्म्स चेंज हो चुके हैं, अब बच्ची पराई होके भी आपकी होती है और जो लड़का है, बेटा है, वो आपका होके भी पराया होता है। तो जो असल में हम देखते हैं जेंडर के लिहाज से ना, लड़का या लड़की, लेकिन जो काम करता है इस दुनिया में दैट इज ब्रेन। ब्रेन में जेंडर नहीं होती। क्या बात है। तो हमारे यहाँ पे सोसाइटी में अब ये शऊर आना शुरू हुआ है खुद से, जब ऐसे वाकयात होते हैं जो आपकी रूह को झंझोड़ देते हैं कि उसको क्यों कूदना पड़ा और बच्ची का क्या कसूर है जो आई दुनिया में। सो लेटर ऑन ये चीज़ें सोचने में मजबूर करते हैं कि आप लड़कियों को पहले से ये बावर कराएं कि उन्होंने सोसाइटी को ये बताना है कि आप भी उतनी ही यूजफुल हैं जितना वो बच्चा या बेटा या आपका भाई।
अच्छा अर्शद भाई, आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि भाई आप अगर ज़हीन है और ब्रेन है तो भी इसका कोई जेंडर नहीं होता। आप लड़का है या लड़की है, आपने इस दुनिया को जिस पर्सपेक्टिव से, जिस एंगल से देखना है उसी एंगल से आपने इसको ड्राइव करना है। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, आपसे अगर बात करें बच्चियों की उस एज की, खास तौर पे जिसपे नॉर्मली पहले ज़माने में कहा जाता था कि शादी हो जानी चाहिए बच्चों की टाइमली, क्योंकि आगे जाके फिर बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं बहुत छोटी उम्र में। आजकल एक ड्रामा चल रहा है, मुझे अलाउ किया जाए कि मैं उस ड्रामे के बारे में बात करूँ। रज़िया, गालिबन पता नहीं मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने देखा होगा या नहीं देखा होगा, माहिरा खान का ड्रामा है और बड़े अच्छे से वो उसको डिपिक्ट करने की कोशिश करी कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन को किस तरह से शुरू से लिया जाता है और अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। डॉक्टर साहिबा, आप क्या समझती हैं, एक स्पेसिफिक एज की अगर हम बात करें, ज़माना बदल गया है, ख़वातीन की अगर हम खुराक की बात करें वो बदल गया है, डाइट, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। अब एक क्या समझती है, क्या एज होती है स्पेसिफिकली एक बच्ची की जो शादी की होती है, या कहा जाए कि शादी की बेहतरीन उम्र है वो? Anyhow, I was not expecting कि आप मुझे पूछेंगी डायरेक्टली शादी से शुरू करेंगी क्योंकि जब अभी मैं आप लोगों की गुफ्तगू सुन रही थी तो मैं बहुत रियली इमोशनल हो रही थी, क्योंकि बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की कि ब्रेन की कोई जेंडर नहीं थी। और आपने एक सवाल इनसे पूछा कि वो एज जो है क्या उसमें चेंजेस आ गई हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि माशरे में हम क्या कर रहे हैं ना, चेंजेस, तब्दीली यहाँ आ गई, बिल्कुल नहीं आई। मैं बीइंग अ डॉक्टर आपको बताती हूँ, मैं 2 एक्सट्रीम ऑफ जनरेशन को देख रही हूँ। 2 एक्सट्रीम, यानी आप समझ ले कि एक एलीट क्लास के लोगों को भी मैं अटेंड करती हूँ। मेरे पास 2 जगह मैं 3 दिन लाहौर में काम करती हूँ, इंटरनेशनल पेशेंट्स भी देखती हूँ उधर, और 3 दिन सरगोदा भी करती हूँ। सरगोदा के पेरीफ्री और रिमोट एरियाज को भी देखती हूँ। मैं समझती थी पहले कि शायद ज्यादती जो है ना वो सिर्फ लड़कियों के साथ हमारे मुल्क में ही हो रही है, या शायद अनपढ़ लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लड़की जो है ना वो बाय बर्थ दुनिया के किसी कोने में है, उसके साथ ज्यादती है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम इंसान बड़ा ही लालची पैदा किया गया है, उसको प्रॉफिट का ख्याल होता है कि मुझे क्या प्रॉफिट देगा। तो लड़की को लिया ही जाता है कि बस वो तो बच्चा पैदा करेगी ना, ठीक है, वो एक आपकी मशीनरी है, इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। माँ बाप भी उसको यही सोचते हैं कि जाके अगले घर में इसने बच्चे पैदा करने हैं। और ये जो बच्चा पैदा करने की मशीन है ना, मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताऊं कि आप एक मशीन को अभी उसके अंदर, अभी उसके ऑयल के अंदर ग्रीस का टाइम, या उसको अभी आपने टाइम पूरा ही नहीं दिया। आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपको नई गाड़ी दी जाती है तो कहा जाता है कि पहले इसको इतने माइल्स पे चलाना है, कहा जाता है रनिंग में लेकर आए। आप उसको, आपकी बात दुरुस्त है डॉक्टर साहिबा। अगर हम बात करें जो जो चीजें हमारे पास आती हैं, वाकई में वो अलार्मिंग सिचुएशन है। आयशा नाज़ साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक वक्त आता है, वक्त बदलता है, तो फिर क्लास चेंज कर ली जाती है, वालिदैन की जानिब से पहला स्टेप लिया जाता है। अगर खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन के हवाले से हम बात करें, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जो रेशियो है तकरीबन 29 लाख से जायद बच्चियां जो हैं स्कूल से बाहर है। इस तरह 74% वज़ीरिस्तान के इलाकों में ख़वातीन को स्कूल से बाहर रखा गया है। एजुकेशन का ना होना ख़वातीन को कितना नुकसान दे रही है। और फिर हम जो बात आपने की कि पहली बात आती है कि है तो पढ़ाई, जाना तो किसी और है, फ़ायदा तो किसी और को दे रही है, इस सोच को बदलना कितना लाजिम है? अच्छा, जहाँ तक बात है एजुकेशन की, पाकिस्तान में मसावी मौक़े तो अभी भी नहीं है। मैं वैसे बिलोंग केपी से ही करती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से ही, मानसरा से, लोअर दीर से। तो वहाँ जब भी मेरा जाना हुआ है तो मैंने देखा है कि जैसे बार बर्दारी के जानवर होते हैं ना, औरत को सिर्फ़ और सिर्फ इस काम के लिए, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि बच्चा पैदा करने की मशीन या काम काज की, वो इससे ज़्यादा उनके जहन को वो तनव्वो ही नहीं दिया जाता, ये अप्रोच ही नहीं दी जाती कि आप इंसान हैं। उनको हमेशा से ये बावर कराया जाता है, और जैसे वो सर पे एक खौल रख दिया जाता है ना, और उसके बाद आपका सर उससे बढ़ नहीं सकता, इस तरह दिमाग उन ख़वातीन का नहीं बढ़ सकता। उनको सोर्सेज भी नहीं दिए जाते जो अवेयरनेस के हैं। और जहाँ तक बच्चियों को तालीम देने की बात है, तो अभी भी आप मॉडर्न सोसाइटी में भी देखें, बहुत से घराने ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को अच्छे महंगे वाले स्कूल में सही डाला है, पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, और बेटी को निस्बतन ज़रा जिसमें बस वो पढ़ लिख जाए। लेकिन एक बात है, डॉक्टर साहिबा भी इससे मुत्तफिक होंगी कि लड़कियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प होती हैं, मोर सेंसिबल, मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स देयर एनवायरनमेंट। वो इस तफरीक को महसूस करके ना ज़्यादा
अपना रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा केयरिंग हो जाती हैं, जबकि बॉयज़ ऑफेंसिव हो जाते हैं कि हमें क्यों, हमारे साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। बच्चियां ऐसे नहीं करती, बच्चियां समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं और इस तरह उन्हें ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें इग्नोर किया जाता है कि वो जैसे ना कि फॉर ग्रांटेड, बच्चियों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। लेकिन आप अपनी सोसाइटी को मैं ये कहूँगी कि आप बच्चियों पे एक बार मेहनत करके देखें। हम 5 बहनें हैं, अगर मैं अपनी ज़ाती मिसाल, हाँ, तो हमें हमारे पेरेंट्स ने इस इम्तियाज के बगैर पाला, एक इकलौता भाई, लेकिन हम एक ही तरह से हमारी परवरिश हुई। इसमें भी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिसमें याद आता है कि दादी ने, नाना नानी ने कहीं ना कहीं ये बावर कराया कि वो हो बहुत ज्यादा बेटियां ना, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह है ना मुसब्बिबुल असबाब। तो हमारी जो सोच है जब इससे निकलेगी ना, लड़के और लड़की की तफरीक से निकलेगी, तो शऊर, तालीम से ज्यादा शऊर अहमियत रखता है। तालीम आप दें ना दें, अपने शऊर पे मेहनत कर लें। हमारी सोसाइटी के लोग तो हरमीत बहुत कुछ बदल सकते हैं। अच्छा, देखिए आप ये बात करने लगी थी ना, उससे पहले एक सेकंड पहले मैं बात करने वाली थी कि देखिए ऑब्वियसली हम, मेरे घर में हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं, आप 5 बहनें, यू आर जस्ट सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी कि एक एम्पावर्ड वो खातून जो शादीशुदा भी है, उसके बच्चे भी हैं, वो स्क्रीन पे भी काम कर रही है, एंड यू आर डूइंग रियली एन अमेजिंग जॉब इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। लेकिन अगर हम बात करें इन बातों का, हमें पता है कोई बात हम नहीं तो नहीं कर रहे आज, ये बातें पता नहीं कितने टीवी चैनल्स पे कितने लोगों ने कितनी तरह से की होगी, लेकिन हमें उसके बावजूद भी पता है कि बातें कर लेना चले यहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा आसान है। अब मुआशरे में जो मसले हैं वो मसले एग्जिस्ट करते हैं, आपके वालिदैन ने, मेरे वालिदैन ने एक इनिशिएटिव लिया, आप क्या समझती हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है कि कहाँ से इस चीज़ को डायग्नोस करके अगर थोड़ा सा निकालें, इतना लंबा अरसा इस मुआशरे को ख़राब करने में लगा है, उतना ही इसको ठीक करने में लगेगा, बेहतरी अभी फौरी तौर पर इमीडिएटली आपको और हमें कहाँ करनी चाहिए? अपने अपने रवैयों में कि जब भी हम देखते हैं ऐसी मिसालें अपने इर्द गिर्द, तो हम समझते हैं ये एक बस वाक़या है, जैसे कि उस औरत का छलांग लगाना या 5 बच्चियों की पैदाइश पे उसको घर से निकाल देना, तलाक दे देना। जब ऐसे वाक़यात होते हैं ना, सिर्फ हम एक वाक़या, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मामूल है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम उस पर रिस्पॉन्स नहीं देते, हम उस पर लिखते नहीं, हम उस पर बात नहीं करते। तो आपको अपने हिस्से का तो कम से कम किरदार अदा करना चाहिए ना, कि आप पूछें कि भाई बच्ची पैदा हुई है, उसमें उस औरत का क्या कसूर? साइंस तो कुछ और बताती है। अब यहाँ पे थोड़े मज़हब के भी हवाले आ जाते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, फिर नो गो एरियाज में नहीं जाते। लेकिन आपने उसमें बेहतरी के लिए क्या किया, आपने या मैंने क्या किया, और हमने उन लड़कियों तक पहुंच के, अब जैसे कि हमारी सोसाइटी में ऐसी मिसालें भी हैं कि एक शख्स की 5 या 6 बेटियां थी और हर एक बेटी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके, किसी ने डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके बाप का नाम रोशन किया, ग्लोरीफाई किया। तब किसी ने नहीं पूछा कि इसको बचपन से लेकर अब तक कि लोगों ने क्या कहा हो तुम्हारी, तो मतलब इतना अफसोस का इजहार लड़की के पैदा होने पे, और किसी ने उनके ब्रेन्स को जज नहीं किया। सो ऑल दैट मैटर्स कि कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए। जब ऐसे वाकयात हों तो उस पर अपना रद्द-ए-अमल जरूर दें, अपना किरदार जरूर अदा करें। आपको अगर लगता है कि सिर्फ आपके करने से क्या हो जाएगा, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ ना कुछ आप जरूर करें। डॉक्टर साहिबा, आप बताइएगा, बीइंग अ गायनाकोलॉजिस्ट, ये बताइएगा कि कितने मसाइल होते हैं अभी भी बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि तादाद मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा, अगर हम देहात की बात करें, गाँव की बात करें, बाज़ का तो मेन स्ट्रीम सिटीज़ की बात करें, तो यहाँ पर भी छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती हैं। क्या क्या मसाइल होते हैं बच्चियों को, ख़ास तौर पर अगर बहुत छोटी उम्र में शादियाँ हो जाए तो? अभी जो मेरी पिछली बात चल रही थी ना, कि जब आपने रनिंग ही पूरी नहीं की तो और आप उसको, गाड़ी को तेज चलाएंगे तो कितना डैमेज आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर एक बच्ची की एज, जो उसके एपिफिजियल जॉइंट्स हैं उन्होंने मिलना है, उसकी एक ग्रोथ का टाइम है, अगर वो उसकी अपनी, बच्चे की अपनी ग्रोथ हो रही है 18 साल तक, तो आप उसके बाद, उससे पहले ही उसको, उसके पेट में एक और बच्चे की ग्रोथ हो रही है, एक और पैरासाइट पल रहा है, तो आप सोचें कि उसकी अपनी ग्रोथ का डैमेज नहीं होगी, उसके अपने नुकसान नहीं होंगे। एग्जैक्टली एक ले पर्सन को, जैसे मैं पब्लिक के लिए समझा रही हूँ कि आप अपनी गाड़ी की कितनी केयर करते हैं, तो एक आपने चलो औरत को इंसान नहीं समझा, एक रिप्रोडक्टिव मशीनरी ही समझ लिया, तो उस मशीनरी की केयर करेंगे तो आगे होगी ना। सबसे बड़ा आपको चैलेंज है कि आपका बच्चा अच्छे IQ का पैदा हो, हेल्दी हो। अगर आपकी फर्ज करें एज ही 18 साल से कम है और आपने उस बच्ची को मजबूर कर दिया कि वो एक बच्चा पैदा करे, तो उसके IQ के ऊपर फर्क आ सकता है, उसकी हड्डियों पर फर्क आ सकता है, उसकी मस्कुलर डिस्ट्रोफीज हो सकती हैं, उसको IUD यानी वक्त से पहले छोटा बच्चा पैदा होना, बच्चे के अंदर डेफिशिएंसीज का रह जाना, क्योंकि जो खून है ना वो तफरीक नहीं करता, वो
इंसानों की तरह जालिम नहीं है कि मैंने पहले बच्चे को डॉक्टर साहब, इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें, जो आप फरमा रही हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, और जो आयशा ने बात की वो भी दुरुस्त है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा दीगर इलाकों जहाँ जहाँ मैं गया हूँ ये सिचुएशन है कि भैया मैट्रिक नहीं किया होता तो पड़ोसन की भी नजर होती है, हमसायों की भी नजर होती है कि हाँ बड़ी हो रही है, इसकी शादी करा देनी चाहिए, हाथ पीले करा देने चाहिए। नफ्सियात अगर हम देखें तो ज़हनी तौर पर या पढ़ाई या दीगर मामला में जो बच्ची कुछ करना चाहती है और हम पहले से उसके लिए रिश्ते और पहले से बातें शुरू हो जाती है, तो कितना असर उसकी जहनीत पर पड़ता है, और इसमें खासकर रोल जो खवातीन का होता है, क्योंकि खवातीन ही तय करती हैं कि क्या इसने पहना है क्या नहीं पहना। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने जब आती हैं तो कहीं ना कहीं खवातीन का एक अहम रोल है इस मामले में। क्या कहती हैं खवातीन के हवाले से, क्या पैगाम देंगी आज के इस मौके पर? देखें, पहली तो बात है कि औरत को ना एटलीस्ट एक ह्यूमन बीइंग समझे। सबसे पहला रोल जो है ना औरत को, बच्ची को आगे बढ़ाने में, वो उसकी माँ का है। मेरा जो मैसेज है ना आज के दिन, बच्चियों के दिन पे, उनकी माँ को मैसेज है कि खुदा के लिए अपनी बेटी को एक्नॉलेज करें, उसकी तारीफ करें, उसे बताएं कि शी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्ची के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो माँ डैमेज करती है। वो कहती है तेरा क्या होगा, तुझे तो किसी ने लेना नहीं है, शक्ल देखी है तूने, क्योंकि उसे ये सिखाया जाता है कि अगर बेटी को तूने ये बता दिया कि जी ये खूबसूरत है तो ये तो बाहर गंद करेगी, उसको क्या होता है, लड़की डिप्रेशन में चली। डॉक्टर साहिबा, यही सवाल जो है ना मिस आयशा से भी मैं करना चाहती हूँ कि देखिए इन तमाम तर मिस आयशा मसाइल के बावजूद भी, जो कि मुआशरती हैं, इक़्तिसादी हैं, समटाइम हम देखते हैं समाजी मसाइल बहुत सारे हैं, इनके बावजूद भी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, आपकी ख़ुद एतमादी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप बच्ची हैं, चाहे आप एक औरत हैं, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप में कितना ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ को करने के लिए? बहुत से एक्टर्स जो टीवी पे परफॉर्म करते हैं, जब आप उन्हें सुनते हैं ना तो वो ये बताते हैं कि उनकी कामयाबी उनके कॉन्फिडेंस की वजह से है। मैं ये डॉक्टर साहिबा, हम अगर अपने उन आयाम को याद करें जब हम अभी कमसिन थे, ग्रो हो रहे थे, तो उस वक्त हमारा जहन ना बहुत ही कच्चा था और हमें बहुत कुछ ऐसा नहीं पता था जो एक खातून के तौर पर जब हम उस सोच में, उस एरा में आए, जब हमें बहुत ज़्यादा शोर मिला तो हमें जहन में आता है यार हम कितने बेवकूफ़ थे उस वक्त। लेकिन हमें उस वक्त ऐसा कोई याद नहीं आता जिसने हमारे एप्टीट्यूड को, मेंटल एप्टीट्यूड को असेस करके हमें पहले से बताया हो कि एज अ गर्ल व्हाट यू शुड डू। हमें मेरा नहीं ख्याल, आप अगर याद करें किसी ने आपको उस वक्त असेस किया हो कि तुम एक लड़की हो, कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? आपकी अब जैसे हरमीत ने बात की कि खातून आपके घर में आपकी माँ है, खाला है, चची है, ताई है, क्या वो सब उन मरहलों से गुजर नहीं चुकी जिसपे वो आपको गाइड कर सकती हैं? क्या वो आपको गाइड करती हैं? नहीं, क्योंकि अपने झमेलों से नहीं, मतलब सेल्फिशनेस हमारी सोसाइटी में इतनी ज्यादा है कि उनको अपने झमेले ज्यादा लगते हैं। और फिर हमारे यहाँ सतही जजमेंट, शक्ल तुम्हारी कैसी है, मतलब ये लड़की यार पता नहीं इसे कोई लेके भी जाएगा ही नहीं, मतलब बात रिश्ते से ही शुरू होती है, इस बात से नहीं कि तुम्हारा करियर कैसे होगा, तुम्हें तो पता नहीं कोई ब्याह के भी लेके जाएगा नहीं। कुछ सीखो, कोई अकल करो, कोई सलीका नहीं है तुम्हारे अंदर, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, तो ससुराल में इज्जत होगी। सोसाइटी में इज्जत नहीं, ससुराल में इज्जत होगी। तो जो लड़कियां, बच्चियां इस वक्त हमें देख रही हैं, जब आपसे कोई इस तरह की बात करे तो स्टॉप दैट पर्सन देन एंड देयर। बिल्कुल ठीक है, ये वेरी काइंड मैसेज इन फ्रंट। थैंक यू सो मच मिस आयशा फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर साहिबा आपका बेहद शुक्रिया। और ऑब्वियसली अगर मैं इसे कंक्लूड करूँ पूरे सेगमेंट को तो मेरे ख्याल से टाइम बहुत कम था, वक्त के हम हमेशा से थोड़े पाबंद होते हैं, लेकिन बीइंग अ वुमेन आई फील सो मच पावरफुल ऑल अराउंड। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ, घर बसाना हो, मुआशरे में अपनी जगह बनानी हो या अपना कोई ख्वाब पूरा करना हो, ये कॉन्फिडेंस ही आपको कहीं से कहीं ले जाता है। बस इसी की ज़रूरत है ख़वातीन में, अगर ये होगा तो आप कुछ भी कर सकती हैं। इसी थॉट के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।